हेलो साथियों, स्वागत करता हूं आपका सुपर फास्ट क्लासेस सिद्धार्थ नगर। तो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो है जिन परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है जिसमें 15 नंबर का जो कंप्यूटर होता है उसके लिए हम लोग आज ये सीरीज अपना शुरू कर रहे हैं। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें जिससे मेरे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो 15 नंबर का जो कंप्यूटर आता है उसी के लिए जो ये सीरीज हम लोगों के द्वारा शुरू किया जा रहा है। और यदि आपने सारे जो है वीडियो को देखा और इस सीरीज को फॉलो किया तो आप देखिएगा आपके 15 सवाल जो है यहीं से मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर का सामान्य परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति है, ये कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है। किससे हुई है? लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। क्या करना भाई? गणना करना। अतः बोलचाल की भाषा में इसे गणना करने वाला उपकरण अर्थात कैलकुलेटिंग जो है डिवाइस या संगणक भी कहा जाता है। इससे हम अंकगणितीय और तार्किक, अर्थमेटिक और लॉजिक गणना बहुत तेजी के साथ जो है कर सकते हैं। परंतु आज इसकी परिभाषा ही बदल गई है, क्योंकि अब कंप्यूटर का प्रयोग सिर्फ गणना तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आज इसका उपयोग इंटरनेट, बैंक, अस्पताल, उद्योग, अनेक जो है अन्य क्षेत्रों में भी अलग अलग उद्देश्य के साथ इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो कंप्यूटर का जो आविष्कार चार्ल्स बैबेज ने 1822 में किया। कब किया भाई? 1822 में। किसने? चार्ल्स बैबेज ने 1822 में किया, जिन्हें आधुनिक कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? चार्ल्स बैबेज, जिन्होंने 1822 में कंप्यूटर का आविष्कार किया। इन्हीं को ही जो है आधुनिक कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। तो इसको भी याद रखना है। कंप्यूटर की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर पर अगर हम लोग बात करें तो कंप्यूटर एक जो है इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसे सूचनाओं को संग्रहित और संसाधित करने के लिए डिजाइन किया गया है, और यह पूर्व निर्धारित निर्देशों के अनुसार अनेक अंकगणितीय और तार्किक संचालन करता है। तो याद रखना, कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसे सूचनाओं और संग्रहित और संसाधित करने के लिए एक डिजाइन किया गया है, और यह पूर्व निर्धारित निर्देशों के लिए अनेक अंकगणितीय और तार्किक संचालन करता है। अब यहां पर हम लोग बात करेंगे कि मेन फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, अर्थात कंप्यूटर का जो मुख्य कार्य है, इस पर अगर बात किया जाए तो इनपुट डाटा को स्वीकार करना। इसका काम क्या होता है? इनपुट डाटा को स्वीकार करना, फिर उसे प्रोसेसिंग करना, डाटा को सूचना में प्रोसेस करना। हाँ, यही प्रोसेसिंग है, डाटा को सूचना में प्रोसेस करना। स्टोरेज अर्थात डाटा और सूचना को स्टोर करना, सूचना का विश्लेषण करना, फिर आउटपुट देना। लेकिन कंप्यूटर जो है अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं करता है, क्योंकि कंप्यूटर में स्वयं के सोचने की क्षमता ही नहीं होती है, इसलिए इसे बुद्धिहीन कहा जाता है। तो कंप्यूटर का बुद्धिहीन होता है। कंप्यूटर जो है, याद रखना क्या होता है भाई, इसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है और यह बुद्धिहीन होता, क्योंकि हमें जो है हमारे द्वारा जो भी इनपुट इसमें दिया जाता है उसी इनपुट को क्या करता? प्रोसेस करता है, फिर उस सूचना जो डाटा होता है उसको स्टोर करता है, इसके बाद सूचनाओं का विश्लेषण करता और फिर हमें आउटपुट देता। इसलिए कंप्यूटर एक बुद्धिहीन जो है मशीन है, ऐसा कह सकते हैं। आधुनिक युग में कंप्यूटर में एआई का उपयोग किया जा रहा है, जिससे कंप्यूटर में सोचने की क्षमता का विकास किया जा रहा है। तो ये भी जो है अब हम लोग आगे देखेंगे कि किस तरह से एआई जो है अब धीरे धीरे कंप्यूटर में बुद्धि का विकास धीरे धीरे कर रहा है। हालांकि कंप्यूटर क्या है? ये बुद्धिहीन है, और आगे देखते हैं क्या होता है भाई। अभी कंप्यूटर का जो है युग चल ही रहा है। अब बात यहाँ किया जाए कंप्यूटर का जो है पूरा नाम, हालांकि यहाँ से कोई सवाल नहीं आता, लेकिन ध्यान दें जो है कंप्यूटर का पूरा नाम जो है, हाँ, सी से हो जाएगा कॉमन ऑपरेटिंग मशीन। कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, तो याद रखना है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज्ड फॉर टेक्निक एजुकेशन एंड रिसर्च। तो याद रखना कंप्यूटर का पूरा जो नाम हो जाएगा कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। अब बात किया जाए डाटा और सूचना में अंतर, डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन। तो डाटा जो है कच्चे
तथ्यों का, रॉ फैक्ट्स का अर्थहीन निरूपण है, जबकि जो सूचना है वो अर्थपूर्ण रूप से व्यवस्थित डाटा है। तो ध्यान रहे, जो डाटा है वो कच्चे तथ्यों, रॉ फैक्ट्स का अर्थहीन निरूपण है, जबकि जो सूचना अर्थपूर्ण रूप से व्यवस्थित डाटा होता है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डाटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। जो कंप्यूटर है वो डाटा को इंफॉर्मेशन में क्या करता है, परिवर्तित करता है। अब डेटा प्रोसेसिंग क्या है, व्हाट इज डाटा प्रोसेसिंग, ये डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है? तो डेटा प्रोसेसिंग की अगर बात किया जाए तो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डेटा को इकट्ठा करने से लेकर अनुपयोगी डेटा को उपयोगी जानकारी में जाता है या बदल दिया जाता है। ऐसे समझ जाइएगा कि डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें डेटा को इकट्ठा करने से लेकर अनुपयोगी डेटा को उपयोगी करने में किया जाता है। तो इसको भी याद रखना है। कंप्यूटर सिस्टम के घटक की अगर बात किया जाए तो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के घटक की अगर बात किया जाए तो कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। कंप्यूटर क्या होता है भाई, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। हार्डवेयर एक कंप्यूटर का फिजिकली पार्ट होता है जिसे हम देख और छू कर महसूस कर सकते हैं। तो इसको याद रखना है, हार्डवेयर क्या होता है, कंप्यूटर का एक फिजिकल पार्ट होता है जिसे हम देख और छू कर महसूस कर सकते हैं। जैसे सीपीयू हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया। तो ये सभी क्या है, ये सभी जो है याद रखना है, इन्हें हम देख कर छू कर महसूस कर सकते हैं। अब सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, जिससे कई निर्देशों और प्रोग्रामों का एक समूह होता है जो कंप्यूटर को बताता है कि उसे क्या करना है और कैसे करना है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का ऐसा महत्वपूर्ण भाग है जिसके बिना कंप्यूटर एक प्लास्टिक के डिब्बे के समान है। तो इसको भी याद रखना है कि अगर जो कंप्यूटर है उसमें अगर सॉफ्टवेयर ना हो तो क्या हो गया भाई, एक डिब्बे के समान हो गया। हम सॉफ्टवेयर को देख और छू नहीं सकते क्योंकि इसका भौतिक अस्तित्व ही नहीं है। तो कंप्यूटर में जो है जो सॉफ्टवेयर होता है उसको हम देख और छू नहीं सकते क्योंकि इसका भौतिक अस्तित्व नहीं है। इसको केवल महसूस कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर को केवल महसूस कर सकते हैं और समझ सकते हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि हार्डवेयर कंप्यूटर का शरीर है तो सॉफ्टवेयर उसकी क्या है, आत्मा है। हार्डवेयर अगर जो है कंप्यूटर का शरीर है तो जो सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर की आत्मा है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच की जो बाउंड्री है उसको फर्मवेयर कहा जाता है। तो ये भी याद रखना है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के जो बीच की जो बाउंड्री है उसको फर्मवेयर कहा जाता है, जो सॉफ्टवेयर के माध्यम से जुड़ी हुई होती है। किसके माध्यम से, सॉफ्टवेयर के माध्यम से जुड़ी हुई होती है। तो याद रखना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के जो बीच में होता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच की जो बाउंड्री है उसको फर्मवेयर कहा जाता है। और सॉफ्टवेयर के माध्यम से जुड़ी हुई और हार्डवेयर में अंतर्निहित होता, उसमें क्या होता है, अंतर्निहित होता है। अब बात किया जाएगा कंप्यूटर की विशेषता। कंप्यूटर विशेषता पर अगर बात किया जाए तो कंप्यूटर की बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। कंप्यूटर की बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। तो जैसे क्या विशेषता होता है, जैसे होता है कि तीव्र गति, हाई स्पीड। कंप्यूटर तेज गति के साथ गणना या किसी भी प्रकार के अन्य कार्य को कर सकता है। यह किसी गणना को सेकंड से भी कम समय में कर सकता है, सेकंड से भी कम समय में कर सकता है। दूसरी बात किया जाए यहां तो सटीकता, एक्यूरेसी की अगर बात किया जाए तो कंप्यूटर बिना कोई गलती अर्थात त्रुटि रहित किए पूरी गणना सही कर सकता है। अर्थात देखिए, कंप्यूटर अर्थात मशीन कभी गलती नहीं करता, इंसान ही गलती करता है, मशीन कभी गलती नहीं कर सकता है। कंप्यूटर में कोई गलती तभी आ सकती है जब व्यक्ति द्वारा गलत इनपुट या निर्देश दिए गए हों। भाई अगर कंप्यूटर में कुछ आप गलत जो है निर्देश डालेंगे तो उसका तो गलत ही ना देगा। इसलिए कह सकते हैं कि कंप्यूटर बिना गलती किए सही गणना कर सकता है। अतः कंप्यूटर गार्बेज इन और गार्बेज आउट के सिद्धांत पर कार्य करता है। गार्बेज इन और गार्बेज आउट के सिद्धांत पर कार्य कर सकता है, अर्थात जो आप चाहेंगे वो आपको दिखाएगा।
तो गार्बेज इन और गार्बेज आउट का जो है अगर पूरा नाम पूछा जाए तो GIGO, गार्बेज इन और गार्बेज आउट जो है याद रखना है इसको। हाँ, गार्बेज इन और इसको अगर साथ में दिया जाए तो GIGO, तो समझिएगा गार्बेज इन और गार्बेज आउट की बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट पर, कर्मठता। कर्मठता पर अगर बात करें तो जो तीसरा पॉइंट हम लोगों का है, इसमें याद रखना है कि कंप्यूटर किसी भी कार्य को बिना थके और बिना रुके लगातार कर सकता है। कंप्यूटर बिना थके बिना रुके लगातार कर सकता है, जबकि मानव क्या हो जाएगा भाई, थक जाएगा। ये भी याद रखना है। डेटा भंडारण की क्षमता पर अगर बात किया जाए, डाटा स्टोरेज कैपेसिटी की बात किया जाए, तो कंप्यूटर में सेकेंडरी मेमोरी होती है जो बड़ी मात्रा में डेटा को लंबी अवधि के लिए अस्थायी रूप से स्टोर कर सकती है। इसके साथ ही इसमें एक मेन मेमोरी होती है जो अस्थायी रूप से डेटा को स्टोर करती है। तो याद रखना है, जो कंप्यूटर है इसमें जो है एक सेकेंडरी मेमोरी होती है जो बड़ी मात्रा में डेटा को क्या कर सकती है, बड़ी मात्रा में डेटा को लंबी अवधि के लिए अस्थायी रूप से स्टोर कर सकती है। इसके साथ ही इसमें एक मेन मेमोरी होती है जो अस्थायी रूप से डेटा को स्टोर करती है। अब हम लोग बात करें इसमें बहुमुखी प्रतिभा पर अगर बात किया जाए, तो बहुमुखी प्रतिभा की बात किया जाए इसमें, तो कंप्यूटर एक ही समय में अनेक अलग अलग कार्य कर सकता है। एक ही समय में अलग अलग कार्य कर सकता है। उदाहरण के लिए म्यूजिक प्ले करना और अपने डॉक्यूमेंट को प्रारूपित करना, और यहां तक कि आप एक पृष्ठ भी प्रिंट कर सकते हैं। मतलब कंप्यूटर से एक साथ में कई कार्य कर सकते हैं। अगर हम यहां लॉजिकल की बात करें, तार्किकता की बात करें, तो कंप्यूटर की तार्किक विशेषता कंप्यूटर को तर्क, सोच और सीखने से संबंधित समस्याओं को हल करने की अनुमति देता है। इसे अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता या संक्षेप में AI के रूप में परिभाषित किया गया है। तो ये भी याद रखना है। स्वचालन की अगर बात किया जाए, स्वचालन, तो कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है। स्वचालित मशीन है। यह बहुत से कार्यों को मानव के हस्तक्षेप के बिना पूरा कर सकता है। एक बार जब कंप्यूटर को इनपुट प्रदान किया जाता तो वह स्वचालित रूप से किसी कार्य को पूरा कर सकता है। यदि आपने इनपुट दे दिया तो स्वचालित रूप से वो कार्य करेगा। विश्वसनीयता की बात किया जाए तो कंप्यूटर जो है एक भरोसेमंद और विश्वसनीय मशीन है। इसलिए लोग इसे आंख बंद करके भी कंप्यूटर पर विश्वास करते हैं। कंप्यूटर के प्रत्येक आउटपुट 100% विश्वसनीयता और भरोसेमंद होते हैं और कोई त्रुटि नहीं आती है। यदि आपने कंप्यूटर को सही ढंग से सही इनपुट दिया तो यह डेटा को सटीक रूप से संसाधित करेगा। तो इसको याद रखना है। और अगर प्राइवेसी की बात करें, गोपनीयता की बात किया जाए, तो कंप्यूटर जो है डाटा को गोपनीयता बनाए रखने में मदद करता है। ये भी याद रखना है। अब कंप्यूटर की कुछ सीमाएं हैं। कंप्यूटर की कुछ सीमाएं हैं, इसको देख लेते हैं। तो कंप्यूटर में जो है, जैसे पहले पॉइंट की बात की जाए, बुद्धिमत्ता की कमी। क्या है भाई, कंप्यूटर में बुद्धिमत्ता की कमी है। कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है जो पहले से लिखे प्रोग्राम और लॉजिक के अनुसार कार्य करता है। यदि कंप्यूटर से ऐसा कार्य कराया जाए जिसके बारे में कंप्यूटर में पहले से कोई प्रोग्राम फिट नहीं है तो कंप्यूटर वह कार्य नहीं कर पाएगा। बिल्कुल करेक्ट है भाई। अगर कंप्यूटर में जो चीज़ें पहले से जो डाटा पहले से नहीं है तो उस पर अगर कोई कार्य कराया जाए तो कार्य कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो अगले पॉइंट पे देखा जाए, कोई भावना नहीं। हाँ, तो कोई भावना नहीं अर्थात ये हो गया, यहाँ समझना है, कंप्यूटर के अंदर कोई भावना नहीं होती है। अर्थात कंप्यूटर के अंदर कोई फीलिंग जो है नहीं होती है। तो ये समझना है, कंप्यूटर के अंदर कोई फीलिंग नहीं होती है। यह मनुष्य की तरह भावुक नहीं होता। तो कंप्यूटर जो है मनुष्य की तरह क्या नहीं होता, भावुक नहीं होता। यह एक बेजान डिवाइस है। कंप्यूटर अच्छे और बुरे में अंतर नहीं बता सकता। तो बिल्कुल याद रखना है कि कोई भावना नहीं होता है, नो फीलिंग्स। कंप्यूटर के अंदर कोई भावना फीलिंग्स नहीं होती है। यह मनुष्य की तरह भावुक नहीं होता। यह बेजान होता है, डिवाइस है, बेजान डिवाइस है। कंप्यूटर अच्छे और बुरे में अंतर नहीं कर सकता, नहीं बता सकता। और
अगले पॉइंट की तरफ बढ़े तो महंगा, देखिए कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर काफ़ी महंगे भी होते हैं। तो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर हार्डवेयर क्या होते हैं, काफ़ी महंगे भी होते हैं। अगले पॉइंट पर देखें तो निर्णय लेने की कमी। निर्णय लेने की कमी में कंप्यूटर में निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती, क्योंकि कंप्यूटर एक बुद्धिमान मशीन नहीं है, अतः कंप्यूटर सही या गलत की पहचान कभी भी नहीं कर सकता। तो ये जान लीजिए, कंप्यूटर में सही और गलत की पहचान जो है करने की क्षमता नहीं होती है। अगले पॉइंट पर बढ़ें तो मनुष्य पर निर्भरता। कंप्यूटर चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, परंतु उसका जो है नियंत्रण मानव के पास ही होता है। बिल्कुल सही है। तो कंप्यूटर को मानव ने तो बनाया भाई, तो इसलिए जो है कंप्यूटर कितना भी शक्तिशाली क्यों हो जाए, परंतु उसका जो है नियंत्रण किसके पास रहेगा, तो मानव के पास रहेगा। वायरस का खतरा जो है, तो कोई भी वायरस कंप्यूटर की कार्य क्षमता को प्रभावित करके उसमें संग्रहित सूचना तथा निर्देशों को नष्ट कर सकता है। तो ये भी याद रखना है कि जो कंप्यूटर है इसको वायरस से खतरा रहता है। और बिजली पर निर्भरता की बात किया जाए तो याद रखना, कंप्यूटर को जो है, कंप्यूटर को कार्य करने के लिए बिजली की जरूरत होती है। बिना बिजली के कंप्यूटर एक बेकार पड़े डिब्बे के समान है। तो अर्थात बिजली की आवश्यकता किसको होती है, कंप्यूटर को होती है। अगले पॉइंट देखिएगा कि हैक होने की समस्या। तो हैंग जो है प्रॉब्लम इसमें भी हो जाता है। कंप्यूटर में अगर हम ज़्यादा मात्रा में डेटा को स्टोर करेंगे या बड़े सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे तो यह बार बार हैक हो जाएगा, और हैक हो जाता है सस्ते कंप्यूटर में, यह समस्या ज़्यादा आती है। तो याद रखना है कि हैंग होने की जो समस्या ये सस्ते कंप्यूटर में ज़्यादा आती है। अगर कोई बड़ी फाइल, कोई बड़ा सॉफ्टवेयर अगर हम लोग डालते हैं, उसमें इंस्टॉल करते हैं, तो क्या हो जाता है भाई, हैंग कभी कभी करने लगता है। अपग्रेड और अपडेट की बात करें तो कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है जिसे समय समय पर अपग्रेड और अपडेट करना होता है। यदि ऐसा नहीं किया तो कंप्यूटर ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाता है। अब कंप्यूटर के प्रकार पर बात किया जाए, टाइप ऑफ कंप्यूटर्स, तो कंप्यूटर के प्रकार पर बात किया जाए तो हम कंप्यूटर के दो प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। मतलब कंप्यूटर की जो है हम दो प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। एक हो जाएगा यहाँ डेटा प्रबंधन और क्षमता के आधार पर। हाँ, तो याद रखना डेटा प्रबंधन क्षमता और आकार के आधार पर दो हो सकता है। तो याद रखना है जो कंप्यूटर है इसको दो प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ये डेटा प्रबंधन और क्षमता और आकार के आधार पर सबसे पहले बात किया जाएगा, डेटा प्रबंधन और क्षमता के आधार पर कंप्यूटर को तीन प्रकार से डिवाइड किया जाता है। तो डेटा प्रबंधन, डाटा हैंडलिंग कैपेबिलिटी के आधार पर जो है कंप्यूटर तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक हो गया एनालॉग कंप्यूटर। तो जो नंबर एक है ये है एनालॉग कंप्यूटर। अब इसको समझना है कि जो एनालॉग कंप्यूटर है ये जो है वास्तव में एनालॉग कंप्यूटर जो है ये है क्या, तो इसको देख लेते हैं। यह कंप्यूटर जिसके द्वारा भौतिक राशियों जैसे तापमान, दाब, गति, लंबाई, चौड़ाई आदि को मापा जाता है उसे एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। तो एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, वह कंप्यूटर जिसके द्वारा भौतिक राशियों जैसे तापमान नापना हो, दाब नापना हो, गति नापना हो, लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया आदि को जो मापा जाता है जिस कंप्यूटर के माध्यम से, उसको एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। इस कंप्यूटर में डेटा का जो निरूपण होता है वो लगातार परिवर्तित होने वाली राशियों के रूप में होता है। हॉस्पिटल में इस्तेमाल किया जाने वाला जो थर्मामीटर है, पेट्रोल पंप जो है, ये सभी याद रखना है। पेट्रोल पंप में इस्तेमाल जो है किया जाने वाला ऑटो गैसोलीन पंप हो गया, कार में इस्तेमाल जो है किया जाने वाला गति मापक यंत्र हो गया, इत्यादि एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण है। तो अगर याद रखना है कि जो एनालॉग कंप्यूटर वास्तव में क्या है, तो एनालॉग कंप्यूटर जो है ऐसा है जिससे हम क्या कर सकते हैं, जिससे जो है हम तापमान, दाब, गति, लंबाई, चौड़ाई आदि को माप सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ हॉस्पिटल में इसका प्रयोग होता है, थर्मामीटर पेट्रोल पंप में जो है इसका प्रयोग किया जाता है, कार में इस्तेमाल होता है, और गति मापक जो है यंत्र, इन सभी में एनालॉग कंप्यूटर का ही जो ये सभी एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण हो जाएंगे। अब दूसरे पॉइंट पर बात किया जाए तो डिजिटल कंप्यूटर पर बात किया जाएगा तो वह कंप्यूटर जिसमें डेटा या प्रोग्राम को जीरो या एक के रूप में परिवर्तित कर उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में लाकर कार्य किया जाता है, उसे डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। तो याद रखना डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, वह कंप्यूटर जिसमें डाटा या प्रोग्राम को जीरो या एक के रूप में
परिवर्तित कर उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में लाकर कार्य किया जाता है, उसे डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। डिजिटल कंप्यूटर का मुख्य जो है विकास मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में हो। तो याद रखना, डिजिटल कंप्यूटर का विकास जो है मुख्य रूप से कहाँ हुआ है, तो अमेरिका के अंदर हुआ है। इस कंप्यूटर में डेटा का जो निरूपण होता है 0 या 1 के रूप में होता है। इस तरह के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है जो 1 सेकंड में लाखों निर्देशों को या लाखों निर्देशों की गणना करने में जो है करने और क्रियान्वयन करने में सक्षम है। तो याद रखिएगा, डिजिटल कंप्यूटर वह कंप्यूटर जिसमें डाटा या प्रोग्राम को 0 या 1 के रूप में परिवर्तित कर उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में लाकर कार्य किया जाता है, उसे डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। डिजिटल कंप्यूटर का मुख्य जो है विकास मुख्य रूप से अमेरिका में हुआ है। इस कंप्यूटर में डाटा का निरूपण 0 या 1 के रूप में होता है। इस कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है जो 1 सेकंड में लाखों निर्देशों की गणना करने में जो है और उनके क्रियान्वयन करने में सक्षम है। तो याद रखना है। अब हम तीसरे कंप्यूटर की तरफ पढ़ें तो हाइब्रिड कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर पर अगर बात किया जाए तो हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का जो है संयोजन है, अर्थात दोनों का कॉम्बिनेशन मिला जुला रूप है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है ये एनालॉग और डिजिटल का जो है मिला जुला रूप होता है। इसमें गणना के लिए डिजिटल रूप का जो है उपयोग किया जाता है, जबकि इनपुट तथा आउटपुट में एनालॉग सिग्नलों का उपयोग किया जाता है। इस तरह के कंप्यूटर का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ डिजिटल और एनालॉग डेटा दोनों की गणना करने की आवश्यकता होती है। तो याद रखना है कि जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है इसका प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ एनालॉग की जरूरत हो और डिजिटल दोनों की आवश्यकता हो, वहाँ पर जो है इसका प्रयोग किया जाएगा। तो अब जो है हम लोग देखें तो अस्पताल में, रक्षा क्षेत्र में, विज्ञान में ईसीजी मशीन जो है ये हाइब्रिड कंप्यूटर का उदाहरण है। तो याद रखना है हाइब्रिड कंप्यूटर जो है ये क्या होता है, तो एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर को जब जो है जोड़ दिया जाता है, तो एनालॉग कंप्यूटर को और डिजिटल कंप्यूटर को जब जोड़ दिया जाता है तो क्या बन जाता है, हाइब्रिड कंप्यूटर बन जाता है। अब हम लोग बात करें डिवाइस के आधार पर जो है, डिवाइस के आधार पर जो है डिजिटल कंप्यूटर के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। तो अगर डिवाइस के आधार पर बात किया जाए तो डिजिटल कंप्यूटर के जो है निम्नलिखित प्रकार होते हैं। सबसे फर्स्ट जो है उसका नाम है सुपर कंप्यूटर। तो सबसे पहला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर पर बात कर लेते हैं। तो याद रखना वह कंप्यूटर जिसमें प्रोसेसर अन्य कंप्यूटर की तुलना में सबसे बड़ा होता है। तो याद रखना वह कंप्यूटर जिसमें प्रोसेसर अन्य कंप्यूटर की तुलना में सबसे बड़ा होता है और प्रोसेसिंग क्षमता अन्य डिवाइसों की तुलना में सबसे अधिक होता है, उसे हम सुपर कंप्यूटर कहते हैं या सुपर कंप्यूटर कहलाता है। तो क्या होता है भाई, तो वह कंप्यूटर जिसमें प्रोसेसर अन्य कंप्यूटर की तुलना में सबसे बड़ा होता है, अर्थात प्रोसेसर सबसे बड़ा होता है, प्रोसेसिंग क्षमता अन्य डिवाइसों की तुलना में सबसे अधिक होती है, उसे सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। सुपर कंप्यूटर मल्टी यूजर सबसे तेज गणना करने वाला डिवाइस है। तो याद रखना है कि जो सुपर कंप्यूटर ये सबसे तेज गणना करने वाला क्या है, डिवाइस है, सबसे तेज गणना करने वाला डिवाइस है। और अगर बात की जाए जिसका उपयोग आमतौर पर गणना के उद्देश्य के लिए, जिसका उपयोग गणना के उद्देश्य के लिए न्यूक्लिक साइंस में किया जाता है। किसमें किया जाता है, न्यूक्लिक साइंस में किया जाता है। सामान्यतः 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। कितना, 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। 1964 में अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर समीरो क्रे ने दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर जो है CD6600 अर्थात CDC 6600 विकसित किया। लेकिन पहला व्यावसायिक सुपर कंप्यूटर का नाम अगर पूछा जाए तो क्रे 1976 में विकसित किया गया था। तो ये भी याद रखना है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो एक बार इसको याद रखना है। देखिए कंप्यूटर जो है ये कठिन है, कंप्यूटर एक कठिन जो है सब्जेक्ट है, और इसको जो है यदि आप चाहें कि हम इसको उस तरह से पढ़ लें जैसे इतिहास, भूगोल और पॉलिटी या
यूपी स्पेशल याद रखते हैं तो उस तरह से इसको नहीं कर पाएंगे। इसको एक बार में आप याद ही नहीं कर सकते, इसको कई बार जो समझना पड़ेगा। तो इसलिए जो आपके 15 सवाल आते हैं, वो 15 सवाल कैसे सही होंगे वो मैं आपको बताऊंगा और प्रमाण भी दिखाऊंगा कि किस तरह से सवाल पेपर में पूछे गए हैं और कैसे जो है पेपर में आएंगे सवाल। इसलिए यदि आप जो है पूरे सीरीज को फॉलो करते हैं तो आप देखिएगा जो आपके पेपर में 15 सवाल आने वाले हैं वो 15 सवाल इसी कंप्यूटर के सीरीज से मिलेंगे। तो एक बार इसको समझते हैं। देखिए हमने आपको बताया कि जो सुपर कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर जिसमें प्रोसेसर अन्य कंप्यूटर की तुलना में सबसे बड़ा होता है और प्रोसेसिंग क्षमता जो अन्य डिवाइस की तुलना में सबसे अधिक होता है, सुपर कंप्यूटर कहलाता है। तो ये हमने समझ लिया है। वह मल्टी यूजर सबसे तेज गणना करने वाला डिवाइस है जिसका उपयोग आमतौर पर गणना के उद्देश्य के लिए न्यूक्लियर साइंस में किया जाता है। इनमें सामान्यतः 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग या प्रयोग किया जाता है। 1964 में अमेरिका के इलेक्ट्रिक इंजीनियर सीमोर क्रे ने दुनिया का पहला जो सुपर कंप्यूटर CDC 6600 विकसित किया। लेकिन व्यावसायिक जो है सुपर कंप्यूटर जो है क्रे फर्स्ट जो है ये 1976 में इसका विकास किया गया है। तो क्रे फर्स्ट जो है 1976 में इसका विकास किया गया है। सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में सबसे अधिक योगदान के लिए सीमोर क्रे को सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है। तो याद रखना है सुपर कंप्यूटर का जो जन्मदाता है वो किसे माना जाता है? सीमोर क्रे को माना जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता कौन है तो सीमोर क्रे नाम बताना है, सीमोर क्रे इसका उत्तर हो जाएगा। अब यहां पर बात किया जाए कि सीमोर क्रे जो है को सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है। वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका के पास सबसे ज्यादा सुपर कंप्यूटर हैं। तो ये भी याद रखना किसके पास सबसे ज्यादा सुपर कंप्यूटर हैं, तो सबसे ज्यादा जो सुपर कंप्यूटर है वो किसके पास हो जाएंगे भाई? अमेरिका के पास है। किसी सुपर कंप्यूटर की क्षमता का आकलन उसकी कार्य निष्पादन की गति से लगाया जाता है। तो ये भी याद रखना है कि किसी सुपर कंप्यूटर की क्षमता का आकलन उसके कार्य निष्पादन की गति से लगाया जाता है। कार्य निष्पादन क्षमता बताने के लिए गीगा फ्लॉप, टेरा फ्लॉप, पेटा फ्लॉप जैसी इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। किसका किसका? गीगा फ्लॉप, टेरा फ्लॉप और पेटा फ्लॉप जैसी इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। सुपर कंप्यूटर का उपयोग मौसम का पूर्व अनुमान, वैज्ञानिक अनुसंधान, खुफिया जानकारी एकत्र करने और विश्लेषण, डेटा माइनिंग आदि में किया जाता है। तो ये भी याद रखना है कि जो सबसे पहले सीमोर क्रे जो है वो क्या है? सुपर कंप्यूटर के जन्मदाता है। तो सुपर कंप्यूटर के जन्मदाता का नाम क्या है? सीमोर क्रे है। वर्तमान में सबसे ज्यादा सुपर कंप्यूटर किसके पास है? तो अमेरिका के पास है। अब सुपर कंप्यूटर के बारे में कहा जाए तो किसी कंप्यूटर की क्षमता का आकलन उसकी कार्य निष्पादन की गति से लगाया जाता है। कार्य निष्पादन क्षमता बताने के लिए गीगा फ्लॉप, टेरा फ्लॉप और पेटा फ्लॉप जैसी इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। सुपर कंप्यूटर का उपयोग मौसम का पूर्व अनुमान, वैज्ञानिक अनुसंधान, खुफिया जानकारी और जो है एकत्रित डाटा का विश्लेषण करने के लिए डेटा माइनिंग आदि में किया जाता है। भारत में अगर सुपर कंप्यूटर की बात किया जाए तो भारत में सुपर कंप्यूटर की अगर बात किया जाए तो यहां पर जो है याद रखना है कि भारत में सुपर कंप्यूटर जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? परम 8000 मतलब 8000। तो परम 8000 है जिसे 1991 में CDAC का पूरा नाम याद रखना है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। तो CDAC का जो है पूरा नाम भी याद रखना है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा विकसित किया गया था, जिसके डायरेक्टर कौन थे? डॉक्टर विजय पांडुरंग भटनागर या भाटकर। तो याद रखना है डॉक्टर विजय पांडुरंग भाटकर। तो भारत का सबसे तेज कंप्यूटर जो है याद रखना है, भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर अगर पूछा जाए तो एरावत हो जाएगा। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? एरावत। इसके अलावा परम सिद्धि भी है, प्रत्यूष भी है, मिहिर भी है। ये सभी क्या हैं? सभी जो है भारत के सबसे तेज कंप्यूटर में शामिल है। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर क्या नाम था? परम 8000। परम 8000 था जिसे 1991 में CDAC का पूरा नाम क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा विकसित किया गया था, जिसके डायरेक्टर कौन थे? डॉक्टर विजय पांडुरंग भाटकर। डॉक्टर विजय पांडुरंग भाटकर थे। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जो है एरावत है।
परम सिद्धि, प्रत्यूष और मिहिर। एरावत को इसी साल पुणे स्थित सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडैक में इंस्टॉल भी किया गया। तो ये भी याद रखना है कि जो एरावत है, भारत का सबसे तेज कंप्यूटर एरावत जो है, अगर बात किया जाए तो भारत का सबसे तेज जो है सुपर कंप्यूटर एरावत है। और एरावत के बारे में जान लीजिए कि एरावत को इसी साल पुणे स्थित सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग या सीडैक में इंस्टॉल किया गया है। यह भारत का सबसे तेज और सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है। तो याद रखें, जो एरावत है ये भारत का सबसे तेज और सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है। एरावत एआई रिसर्च एनालिसिस, तो याद रखना है जो एआई रिसर्च एनालिटिक्स और नॉलेज एमिलेशन, इन सभी का जो है एक मिला जुला रूप है और एक एआई आधारित क्लाउडिंग कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो याद रखना एरावत क्या है। एरावत के बारे में जान लीजिए। एरावत को अभी जो है इसी साल कहाँ जो है इंस्टॉल किया गया है, तो ये पुणे में इंस्टॉल किया गया है। और पुणे में याद रखना सीडैक, और सीडैक का पूरा नाम क्या है, तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सीडैक में इंस्टॉल किया गया है। और भारत का सबसे तेज और सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर एरावत ही है। एआई रिसर्च एनालिटिक्स और नॉलेज एमिलेशन, ये जो है याद रखना है कि जो है एआई का पूरा, अगर हम लोग बात करें पूरा फुल फॉर्म की बात करें तो एरावत का पूरा फुल फॉर्म ही यही है, एआई रिसर्च एनालिटिक्स और नॉलेज एसिमिलेशन। अच्छा, एक एआई आधारित क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। दुनिया का सबसे तेज 500 सुपर कंप्यूटर की लिस्ट में एरावत 75वें नंबर पर आता है। तो अगर दुनिया में सबसे तेज 500 सुपर कंप्यूटर की लिस्ट में की बात किया जाए तो उसमें जो है इसका नाम किसका है, तो एरावत जो है 75वें नंबर पर इसका जो है आता है, 75वें नंबर पर। इसकी स्पीड अगर बात किया जाए तो 13.7 पेटाफ्लॉप प्रति सेकंड है। तो एरावत की जो स्पीड है वो कितना है, 13.7 पेटाफ्लॉप प्रति सेकंड है। एक पेटाफ्लॉप 1000 ट्रिलियन फ्लॉप के बराबर होता। तो ये भी याद रखना है, एक पेटाफ्लॉप जो होता है वो 1000 ट्रिलियन फ्लॉप के बराबर होता है। तो स्पीड कितना, 13.7 पेटाफ्लॉप प्रति सेकंड है। और एक पेटाफ्लॉप बराबर क्या होता है, 1000 ट्रिलियन फ्लॉप के बराबर होती है। इसके बाद परम सिद्धि का नंबर आता है। तो ये भी याद रखना है कि जो है एरावत के बाद किसका नंबर है, परम सिद्धि का नंबर आता है। भाभा परमाणु अनुसंधान बार्क द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम अनुपम। ये भी याद रखना है कि जो अनुपम कंप्यूटर है उसको किसने बनाया, तो भाभा जो है परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा या बार्क के द्वारा जो अनुपम सुपर कंप्यूटर का विकास किया गया है। इसके अलावा मेन फ्रेम की बात किया जाए तो मेन फ्रेम पर बात किया जाएगा। मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत ही शक्तिशाली कंप्यूटर है। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है बहुत ही शक्तिशाली कंप्यूटर है। यह आकार और कार्यक्षमता में मिनी और माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक होता है। तो याद रखना, जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है यह बहुत शक्तिशाली होता है। यह आकार और कार्यक्षमता में मिनी और माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक होता है। ठीक, इसमें बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसमें डेटा को प्रोसेस करने की स्पीड बहुत अधिक होती है। इसमें मेन फ्रेम कंप्यूटर में डेटा को प्रोसेस करने की जो स्पीड है वो बहुत अधिक होती है। कंप्यूटर मल्टी यूजर होता है। इसका उपयोग ज़्यादातर मेट्रोलॉजी में किया जाता है। इस प्रकार के कंप्यूटर में एक मुख्य कंप्यूटर सर्वर को एक केंद्रीय स्थान पर रखा जाता है तथा अनेक सारे माइक्रो कंप्यूटर क्लाइंट इससे जुड़े होते हैं। इसमें सामान्यतः 32 से 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। तो कितने का, तो याद रखना जो कंप्यूटर मल्टी यूजर होता है इसका उपयोग ज़्यादातर मेट्रोलॉजी में किया जाता है। इस प्रकार के कंप्यूटर में एक मुख्य कंप्यूटर सर्वर को एक केंद्रीय स्थान पर रखा जाता है तथा इनके सारे माइक्रो कंप्यूटर क्लाइंट इससे जुड़े हुए होते हैं। इसमें 32 या 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग बड़ी कंपनियों, बैंकों, रेलवे आरक्षण, अंतरिक्ष अनुसंधान, रक्षा अनुसंधान आदि में किया जाता है। तो ये भी याद रखना कि जो कंप्यूटर है बड़ी कंपनी हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, अंतरिक्ष हो गया, रक्षा अनुसंधान आदि जो है क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अब हम लोग बात करेंगे मिनी कंप्यूटर पर बात करेंगे। तो जो मिनी कंप्यूटर पर बात किया जाए तो मिनी कंप्यूटर क्या होता है भाई, मिनी कंप्यूटर इस प्रकार के कंप्यूटर में प्रयुक्त प्रोसेसर छोटा होता है। तो मिनी
मिनी जो कंप्यूटर होता है इसमें प्रोसेसर कैसा छोटा प्रयोग किया जाता है, किंतु माइक्रो कंप्यूटर में से बड़ा होता है। तो ये भी याद रखना है कि जो मिनी कंप्यूटर इस प्रकार के कंप्यूटर में प्रयुक्त तो प्रोसेसर छोटा किंतु माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है। किससे? माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है। इसके अलावा जो है यह कंप्यूटर मल्टी यूजर होता है, इसमें यूजर की एक ही समय में अनेक प्रोग्राम चला सकते हैं। तो मिनी कंप्यूटर में जो यूजर होता है एक ही समय में अनेक प्रोग्राम चला सकता है। मिनी कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर से छोटा और कम शक्तिशाली होता है। तो ये भी याद रखना है, जो मिनी कंप्यूटर होता है ये सुपर कंप्यूटर से छोटा और जो है कम शक्तिशाली होता है, लेकिन पर्सनल या माइक्रो कंप्यूटर से अधिक शक्तिशाली होता है। तो ये भी याद रखना है कि पर्सनल या माइक्रो कंप्यूटर से जो मिनी कंप्यूटर है वो तेज होता है, लेकिन किससे कम होता है? तो ये जो है सुपर कंप्यूटर से कम होता है। यह व्यावसायिक अनुप्रयोग और सेवाओं के लिए डिजाइन किया गया है। एक छोटा कंप्यूटर है और यह टाइम शेयरिंग, बैच प्रोसेसिंग, ऑनलाइन प्रोसेसिंग आदि भी कर सकता है। इसमें सामान्यतः 16 या 32 बिट का जो है माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर बात किया जाए तो AS400 कंप्यूटर, मोटोरोला जो है 68040 या MV1500, ये सभी जो है मिनी कंप्यूटर के उदाहरण हैं। तो मिनी कंप्यूटर में 16 से 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। अब माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर जो है या माइक्रो कंप्यूटर जो है ये मिनी कंप्यूटर से क्या है, छोटा होता है। तो इस प्रकार के कंप्यूटर में प्रोसेसर बहुत छोटा होता है, इसलिए प्रोसेसर को माइक्रो प्रोसेसर और डिवाइस को माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। इसमें सामान्यतः 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। तो इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा मिनी कंप्यूटर उसमें 16 से 32 बिट था, और जो माइक्रो कंप्यूटर इसमें 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग 1970 के दशक में हुआ था। कब हुआ था भाई? माइक्रो कंप्यूटर का जो प्रयोग हुआ था 1970 के दशक में हुआ था। माइक्रो कंप्यूटर सिंगल यूजर डिवाइस के उदाहरण हैं। डेस्कटॉप जो है हो गया, लैपटॉप हो गया, पाम टॉप हो गया, नोटबुक हो गया, मोबाइल फोन हो गया, पॉकेट कैलकुलेटर हो गया, पीडीए, ये सभी जो है माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण हैं। तो जो आपका मोबाइल है वो भी क्या है भाई? वो भी माइक्रो कंप्यूटर का ही उदाहरण है। और इसके अलावा नोटबुक आपका है, लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, ये सभी जो है क्या है? माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण हैं। इसके आगे बढ़े तो एम्बेडेड कंप्यूटर पर बात किया जाए। एम्बेडेड कंप्यूटर क्या होता है? एम्बेडेड कंप्यूटर जो है, एम्बेडेड कंप्यूटर किसी विशिष्ट कार्य करने के लिए जो है किसी इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल उपकरण से जुड़ा होता है। तो याद रखना है कि जो एम्बेडेड कंप्यूटर होता है, एम्बेडेड कंप्यूटर किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए किसी इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल उपकरण से जुड़ा होता है, ताकि वह उपकरण कार्यों को स्वचालित रूप से पूरा कर सके। तो ये भी याद रखना, एम्बेडेड कंप्यूटर किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए किसी इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल उपकरण से जुड़ा होता है, ताकि वह उपकरण कार्यों को स्वचालित रूप से पूरा कर सके। उदाहरण के लिए अगर बात किया जाए तो एक फायर अलार्म जो है सिस्टम एक एम्बेडेड कंप्यूटर का उदाहरण है। तो फायर अलार्म जो होता है वो एम्बेडेड कंप्यूटर का उदाहरण होता है। और केवल धुआं जो है स्मोक को ही ये सेंस कर सकता है। अगर धुआं उठा तो आप देखेंगे कि फायर अलार्म बज जाता है। तो यह सिस्टम सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर का एक कॉम्बिनेशन होता है। तो जो है एम्बेडेड कंप्यूटर जो है इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का प्रयोग किया जाता है, जिससे ये क्या करेगा भाई? यहाँ पर जो है सेंसर के माध्यम से वो ऑब्जर्व कर लेगा। और एक माइक्रो कंट्रोलर आधारित सिस्टम होता है। इसमें बड़े स्तर के सिस्टम में रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, इसका पूरा नाम याद रखना है RTOS। याद रखना है जो एम्बेडेड कंप्यूटर है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। इसमें एम्बेडेड सिस्टम का उपयोग कार में GPS हो गया, स्मार्ट घड़ी हो गया, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन हो गया, डिजिटल कैमरा हो गया, गेम हो गया, वीडियो गेम हो गया, कंसोल हो गया, DVD प्लेयर हो गया, प्रिंटर आदि जो है इसमें एम्बेडेड, ये सभी क्या है? एम्बेडेड कंप्यूटर के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? एम्बेडेड कंप्यूटर के उदाहरण है। तो ये भी याद रखना है कि एम्बेडेड कंप्यूटर के अगर उदाहरण पूछा जाए क्या क्या हो जाएगा, तो एम्बेडेड कंप्यूटर के जो उदाहरण है उसमें हो जाएगा आपका GPS हो गया, स्मार्ट घड़ी हो गया, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन हो गया, इसके अलावा डिजिटल कैमरा हो गया, वीडियो गेम हो गया, कंसोल, DVD प्लेयर और प्रिंटर इत्यादि, ये सभी क्या हैं? तो ये सभी एम्बेडेड कंप्यूटर के उदाहरण होते हैं। और दुनिया का पहला एम्बेडेड सिस्टम अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर। तो याद रखना दुनिया का पहला एम्बेडेड सिस्टम
का नाम क्या है? तो अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर। अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर जो है दुनिया का पहला क्या है? एम्बेडेड सिस्टम है, जो कि अमेरिकन वैज्ञानिक और इंजीनियर चार्ल्स स्टाक ड्रापर के द्वारा जो है चंद्रमा पर चंद्र भ्रमण के मॉड्यूलर के नेविगेशन और गाइडेंस को कंट्रोल करने के लिए विकसित किया गया था। तो इसको याद रखना है कि दुनिया का पहला एम्बेडेड सिस्टम अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर है, जो कि अमेरिका वैज्ञानिक और इंजीनियर चार्ल्स स्टार्क ड्रापर के द्वारा चंद्रमा पर चंद्र भ्रमण के मॉड्यूल के नेविगेशन और गाइडेंस को कंट्रोल करने के लिए विकसित किया गया था। तो ये भी याद रखना है। अब जो है कुछ विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न पर अगर बात किया जाए तो सबसे पहले देख लेते हैं। पहला पॉइंट, कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा किसको इंफॉर्मेशन परिवर्तित करता है? तो याद रखना है जो कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा किसको इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, तो परिवर्तित किसको करेगा? डाटा को। तो जो डाटा मिलेगा उसी डाटा को क्या करेगा भाई? प्रोसेस करेगा। तो याद रखना कंप्यूटर जो है प्रोसेस द्वारा किसको इंफॉर्मेशन में बदलता है या परिवर्तित करता है? तो ये बदलता किसको है? डाटा को। अब दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़े तो कंप्यूटर में सूचना किसके रूप में स्टोर की जाती है? तो कंप्यूटर में जो सूचना होती है वो डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर की जाती है। कंप्यूटर में सूचना डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर की जाती है। तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़े तो डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है डाटा को उपयोगी बनाने या उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना। तो ये भी याद रखना, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? डाटा को उपयोगी बनाना या उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना। कंप्यूटर के मुख्य 6 भाग कौन कौन होते? तो याद रखना कंप्यूटर के पहले तो ये जान लीजिए कंप्यूटर के कितने भाग हैं मुख्य रूप से। तो कंप्यूटर के मुख्य रूप से 6 भाग कितने होते हैं? 6 भाग होते हैं। कंप्यूटर के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं? 6 भाग होते हैं। तो अब याद रखना कौन कौन होता है। एक तो आपको याद रखना सीपीयू। एक क्या होता है भाई? एक हो जाएगा यहाँ पर सीपीयू हो गया। इनपुट डिवाइस दूसरा हो जाएगा। आउटपुट डिवाइस तीसरा हो जाएगा। मेन मेमोरी जो है ये चौथा हो जाएगा, जिसको रैम भी कहते हैं। और पांचवा हो जाएगा सेकेंड मेमोरी। और छठवां हो जाएगा कम्युनिकेशन डिवाइस। तो याद रखना है कि कंप्यूटर के मुख्य रूप से कितने भाग हैं? 6 भाग हैं। कौन कौन भाग हैं भाई? तो सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और कम्युनिकेशन जो है डिवाइस, ये सभी मिलाकर कितने हो जाते हैं? 6। इसके आगे बढ़ें तो डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो याद रखना गणना के सिद्धांत पर, गणना काउंटिंग के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो डिजिटल कंप्यूटर है ये काउंटिंग अर्थात गणना पर जो आधारित होता है। कंप्यूटर की वैचारिक डिजाइन और मौलिक परिचालन संरचना क्या है? तो याद रखना कंप्यूटर की जो वैचारिक डिजाइन और मौलिक संरचना पूछा जाए तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर हो जाएगा। कंप्यूटर आर्किटेक्चर हो जाएगा। तो याद रखना कंप्यूटर की वैचारिक डिजाइन और मौलिक परिचालन जो है संरचना क्या है? तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर हो जाएगा। अगले पॉइंट पर बढ़े तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर उन किन जो है इकाइयों और उनके अंत संबंधों को संदर्भित करता है? तो ये भी याद रखना है कि जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर उन किन जो है इकाइयों और उनके अंत संबंधों को संदर्भित करता है जो आर्किटेक्चर विनिर्देशों को कार्यान्वित करता है? तो याद रखना है ये इसका उत्तर हो जाएगा परिचालन इकाई। तो महत्वपूर्ण पॉइंट है परिचालन इकाई याद रखना है। GIGO का पूछा जाएगा कि इसका जो है संबंध किससे होता है? तो ये जो GIGO है जो त्रुटि रहित जो है एक्यूरेसी को बताता है। क्या बताता है? त्रुटि रहित जो है एक्यूरेसी को बताता है। इसके अलावा इसका पूरा नाम भी याद रखना। GIGO का पूरा फुल फॉर्म याद रखना गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो गार्बेज इन और गार्बेज आउट जो है याद रखना है इसका क्या हो जाएगा? पूरा नाम हो जाएगा गार्बेज इन और गार्बेज आउट हो जाएगा। तो याद रखिएगा महत्वपूर्ण है। इसके आगे बढ़ें तो कैलकुलेटर किस प्रकार के कंप्यूटर की कार्य पद्धति पर कार्य करता है? जो कैलकुलेटर वो डिजिटल कंप्यूटर पर आधारित है। तो कैलकुलेटर जो है किस पर आधारित है? डिजिटल कंप्यूटर पर आधारित है। कार में लगा हुआ गतिमापक यंत्र किस कंप्यूटर की कार्य पद्धति पर कार्य करता है? तो याद रखना जो कंप्यूटर है उसका नाम है एनालॉग कंप्यूटर। तो कार में लगा हुआ जो गतिमापक यंत्र है और इसका प्रयोग जो है आप देखेंगे ये किसका उदाहरण हो जाएगा? तो एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है। एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है। और पेट्रोल पंप जो है पर जिसे तेल भरा जाता है वो भी किसका उदाहरण हो जाएगा? तो एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण वो भी हो जाता है। और देखें तो कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने से मुख्यतः संबंधित होता है? तो याद रखना एनालॉग कंप्यूटर। तो कौन सा कंप्यूटर
एनालॉग आउटपुट को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने से मुख्यतः संबंधित तो नाम क्या है, एनालॉग है। अगला देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाई यातायात और रेडार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, तो हाइब्रिड कंप्यूटर। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाई यातायात और रेडार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग किया जाएगा, यहाँ तो हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग किया जाएगा। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास जो किस संस्था ने किया है, तो परम का विकास जो है किसने किया, तो सी डैक ने परम का विकास किसने किया, सी डैक ने। कौन सा एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर था, तो एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम था ईका। ईका जो है एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है नंबर एक। ईका का नाम क्या होता है, नंबर एक। तो एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम था ईका। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित परम सुपर कंप्यूटर की सीरीज में कौन सा कंप्यूटर शामिल है, तो याद रखना परम के सीरीज में जो है परम 8000 हो जाएगा, परम ब्रह्मा हो जाएगा, परम 8600 हो गया, परम युवा है, परम ईशान है, परम जो है पद्दा हो जाएगा और परम सिद्धि हो जाएगा। ये सब परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर हैं। तो ये सभी जो है किसके, परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर हैं, याद रखना है। वर्तमान में कौन सा सुपर कंप्यूटर जो विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया है, तो वर्तमान में जो है सुपर कंप्यूटर जो विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है फ्रंटियर नाम है। तो फ्रंटियर का नाम याद रखना है। फ्रंटियर जो कंप्यूटर ये दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर बन गया है। मई 2022 में लॉन्च फ्रंटियर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा निर्मित एक सुपर कंप्यूटर है जो जापान के किस सुपर कंप्यूटर को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे जो है सुपर कंप्यूटर बन गया, तो याद रखना है हाँ फुगाकू जो कंप्यूटर था ये चाइना का था, फुगाकू कंप्यूटर को पीछे छोड़कर, और ये जो है हाँ फ्रंटियर जो कंप्यूटर है यही दुनिया का सबसे शक्तिशाली बन गया, सबसे तेज। तो फ्रंटियर जो है यही सबसे तेज कंप्यूटर जो अमेरिका ने बनाया है, और चीन की कंप्यूटर का नाम है फुगाकू जिसको जो दूसरे नंबर पर आ गया। अब किस सुपर कंप्यूटर को अमेरिका ऊर्जा विभाग के ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी के लिए बनाया गया है, तो याद रखना है फ्रंटियर। तो जो फ्रंटियर कंप्यूटर है इसको याद रखना कि अमेरिका के ऊर्जा विभाग के ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी के लिए बनाया गया है। तो किसके लिए बनाया गया है, तो अमेरिका का जो ऊर्जा विभाग है उसी के ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी के लिए बनाया गया है फ्रंटियर। अब बात करें दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर की गति क्या है, तो फ्रंटियर की जो गति 1 क्विंटिलियन जो है अर्थात 1 के बाद 18 शून्य जिसे एक्साफ्लॉप भी कहा जाता है से अधिक फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन कर सकता है। तो अब देखिएगा ये इतना तेज सुपर कंप्यूटर है कि इसमें जो है कि 1 के बाद 18 शून्य लगाना पड़ेगा। कितना 1 के बाद कितना 18 शून्य लगाना पड़ेगा, अर्थात 10 पर पावर 18 अगर हम लोग कह लें तो इसको कहा जाएगा 1 क्विंटिलियन। ये क्विंटिलियन जो है इसका स्पीड हो जाता है, तो बड़ा ही तेज है भाई। चीन द्वारा हाल ही में निर्मित दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर का नाम याद रखना है, तो इसका जो है थियाने 2 नाम है, तो इसको भी याद रखना है कि ये किसने बनाया, चाइना ने बनाया है। 2018 में स्थापित भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, तो इसका नाम था प्रत्यूष। 2018 में भारत ने बनाया था क्या, प्रत्यूष बनाया था। ठीक, भारत के सबसे तेज युवा एवं मल्टी पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष का प्रयोग जो किस उद्देश्य के लिए किया जाएगा, तो मौसम के पूर्व अनुमान के लिए जो प्रत्यूष है इसका प्रयोग मौसम अनुमान के लिए किया गया था। भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर किसके द्वारा विकसित किया गया, डिजाइन किया गया, तो याद रखना नाल के द्वारा। नाल का पूरा नाम याद रखना नेशनल एरोनॉटिकल लैब, तो ये बेंगलुरु में है, बेंगलुरु के द्वारा बनाया गया है। तो नेशनल एरोनॉटिकल जो है लैब के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। नाम क्या था, फ्लो सॉल्वर। तो ये भी भारत का सुपर कंप्यूटर है फ्लो सॉल्वर। नवंबर 2023 के अनुसार भारत में कितने सुपर कंप्यूटर को शीर्ष 500 विश्व स्तरीय सुपर कंप्यूटर में जगह मिली है, तो 500 कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर में जो भारत के 4 कंप्यूटर को इसमें जगह जो है मिली थी। कितना, 4 कंप्यूटर को। अगले बात किया जाए अगला पॉइंट पर, तो विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया था, तो CRC क्रे रिसर्च कंपनी। तो क्रे रिसर्च कंपनी जो है इसी के द्वारा विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर बनाया गया था, क्रे रिसर्च कंपनी। भारत में पहला जो है अगर पूछा जाए सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो भारत में पहला, भारत में वर्तमान में भारत का सर्वश्रेष्ठ सुपर कंप्यूटर का अगर नाम पूछा जाए तो इसका नाम एरावत है। क्या नाम है, एरावत नाम है। तो डैक पुणे में जो है स्थापित किया गया एरावत PSAI
एरावत, इसी को जो है अभी याद रखना कि यही भारत का सबसे सुपर कंप्यूटर है एरावत PSAI की गति अगर पूछा जाए तो 8.50, हाँ ये हो जाएगा 8.50 जो है प्लॉप के आसपास हो जाएगा। एरावत PSI को कब और किसके ने विकसित किया है, तो एरावत का विकास किसके द्वारा किया गया है, तो एरावत जो है बनाया गया है न्यूटॉप टेक्नोलॉजी के द्वारा। नेटवेब टेक्नोलॉजी 2023 में इसका निर्माण किया गया है, नेटवेब टेक्नोलॉजी के द्वारा इसका जो है निर्माण किया गया है। तो महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी है। सुपर कंप्यूटर की स्पीड को किसमें मापा जाता है, तो याद रखना सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड है इसको किसमें मापा जाता है, तो इसको जो फ्लॉप्स में नापा जाता है। किसमें, फ्लॉप्स में नापा जाता है। फ्लॉप्स का पूरा नाम क्या है, तो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। हाँ, तो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड हो जाएगा। सीपीयू की गति को किसमें मापा जाता है, तो हार्ट्ज, MIPS या एम फ्लॉप्स इत्यादि हो जाएगा। तो सीपीयू की जो गति होती है वो हार्ट्स में भी नापते हैं, MIPS में भी नापते हैं, और MFLOPS एम फ्लॉप्स आदि में नापा जाता है। अब एम फ्लॉप्स जो है इसका पूरा फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा, तो मिलियन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, तो मिलियन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड हो जाएगा। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का नाम पूछा जाएगा तो परम हो जाएगा। तो भारतीय वैज्ञानिकों ने सबसे पहले किस कंप्यूटर का निर्माण किया था, तो परम का निर्माण किया था। पहला स्थानीय रूप से निर्मित सुपर कंप्यूटर जिसे परम शिवाय के नाम से भी जाना जाता है, किसके द्वारा जो स्थापित किया गया, तो परम शिवाय जो है IIT BHU के द्वारा। तो पहला स्थानीय रूप से निर्मित सुपर कंप्यूटर जिसे परम शिवाय के नाम से जाना जाता है किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो IIT BHU। तो परम शिवाय किसने बनाया, तो IIT BHU। अब बात किया जाए सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा, तो सुपर कंप्यूटर। यही सबसे बड़ा होता है, सबसे तेज भी होता है और सबसे महंगा भी होता है। वह कंप्यूटर जो आकार में बहुत बड़े होते हैं तथा उच्च प्रोसेसिंग क्षमता से युक्त होते हैं, कम से कम समय में जटिल गणनाएं कर सकते हैं, क्या कहलाते हैं, तो इन सभी को सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया, देखो मोबाइल का आविष्कार अगर पूछा था तो किसने किया, तो मार्टिन कूपर ने। तो मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया, तो मार्टिन कूपर के द्वारा मोबाइल फोन का आविष्कार किया गया है। विशेष रूप से डिजाइन की गई इलेक्ट्रॉनिक चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहती है क्या कहलाती है, तो एम्बेडेड कंप्यूटर याद रखना। तो विशेष रूप से डिजाइन की गई इलेक्ट्रॉनिक चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहती है क्या कहलाती है, तो उसको क्या कहते हैं भाई, उसको एम्बेडेड कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है, एम्बेडेड कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। अब पर्सनल कंप्यूटर नोटबुक हो गया और टैबलेट हो गया, लैपटॉप, वर्क स्टेशन तथा पाम स्टॉप एक किसके जो है उदाहरण है अगर पूछा जाए, तो ये सभी जो माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण हो जाते हैं। किसके हो जाते हैं भाई, तो माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण हो जाते हैं। तो ये भी याद रखना है। पर्सनल कंप्यूटर और उसके प्रकार पर अगर बात किया जाए तो पर्सनल कंप्यूटर और उसके प्रकार, सबसे पहले पर्सनल कंप्यूटर PC। पर्सनल कंप्यूटर का पूरा जो है इसे PC के नाम से जाना जाता है। हमारे घर और ऑफिस में इस्तेमाल किया जाने वाला, हमारे घर और ऑफिस में इस्तेमाल किया जाने वाला एक बहुउद्देशीय मल्टीपर्पज माइक्रो कंप्यूटर है जो आकार में छोटा होता और इसकी कीमत भी कम होती है। तो पर्सनल कंप्यूटर या PC की जो कीमत होती है वो कम होती है। इस कंप्यूटर को चलाने के लिए किसी कंप्यूटर विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि इसे कोई भी सीधे जिससे कंप्यूटर की थोड़ी बहुत समझ है वो आसानी से उसके द्वारा चलाया जा सकता है। इस बार जो है अगर देखा जाए तो इस पर एक बार में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है, इसी कारण इसे पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। बिल्कुल करेक्ट है भाई। तो पर्सनल कंप्यूटर पर एक बार में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। कुछ प्रमुख पर्सनल कंप्यूटर निर्माता कंपनी IBM हो गया, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो याद रखना IBM का पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। HP, तो ये क्या हो जाएगा, HP का भी पूरा नाम याद रखना है। तो HP का पूरा नाम हो गया हेवलेट्स पैकार्ड। लेनोवो, एप्पल हो गया, लेनोवो हो गया, एप्पल हो गया, कंपैक, जेनिथ और HCL इत्यादि जो है ये जो कंप्यूटर की कंपनियां हैं और कंप्यूटर के जो निर्माता कंपनी है तो उनके द्वारा जो है इस तरह के कंप्यूटर का निर्माण किया जा रहा है। पर्सनल कंप्यूटर या PC का निर्माण किया जा रहा है। पर्सनल कंप्यूटर को ही जो है डेस्कटॉप भी कहा जाता है। तो याद रखना जो PC है उसको डेस्कटॉप कंप्यूटर भी कहा जाता है। आकार के अनुसार पर्सनल कंप्यूटर निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं। तो ये भी याद रखना है कि पर्सनल कंप्यूटर जो है ये कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे नंबर 1 पर बात की जाए डेस्कटॉप कंप्यूटर पर बात किया जाए तो एक डेस्कटॉप कंप्यूटर को एक डेस्क पर
एक डेस्क पर उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें एक ही स्थान पर स्थिर रहकर यह कार्य किया जा सकता है। इसमें एक बड़ा बॉक्स होता है जिसे सिस्टम यूनिट कहा जाता है और जिसमें अधिकांश आवश्यक घटक हो, जैसे मदरबोर्ड हो गया और जिसमें प्रोसेसर हो गया, सीपीयू हो गया, रैम हो गया, हार्ड डिस्क हो गया और पावर सप्लाई इत्यादि होते हैं। इसमें मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस का उपयोग अलग अलग होता है। साथ ही आप इसके साथ अतिरिक्त स्टोरेज ड्राइव, मेमोरी एक्सटेंशन कार्ड को भी जोड़ सकते हैं। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ अनेक कार्य की क्षमता, मल्टीटास्किंग वाला होता है। तो ये भी याद रखना है कि जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है, एक डेस्कटॉप कंप्यूटर को एक डेस्क पर उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें एक ही स्थान पर स्थिर रहकर कार्य किया जाता है। इसमें एक बड़ा बॉक्स होता है जिसे सिस्टम यूनिट कहा जाता है, जिसमें अधिकांश आवश्यक घटक जैसे मदरबोर्ड हो गया, प्रोसेसर हो गया, सीपीयू हो गया, रैम हो गया, हार्ड डिस्क हो गया और पावर सप्लाई इत्यादि होते हैं। इसमें मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस का उपयोग अलग अलग होता है। साथ ही आप इसके साथ अतिरिक्त स्टोरेज हो गया, जैसे ड्राइव, मेमोरी कार्ड हो गया, एक्सटेंशन कार्ड हो गया, ये सभी को जोड़ सकते हैं। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ अनेक कार्य की क्षमता करने वाला होता है, इसलिए इसको मल्टीटास्किंग कहा जाता है। दूसरा देख लेते हैं वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन पर अगर देखा जाए तो दूसरा पॉइंट होता है वर्क स्टेशन। इस वर्क स्टेशन एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर होता है जिसका जो है उपयोग केवल एक ही व्यक्ति कर पाता है। वर्क स्टेशन जो कंप्यूटर होता है उसका प्रयोग केवल एक ही व्यक्ति कर पाता है। इसकी प्रोसेसिंग स्पीड और स्टोरेज क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है और यह सामान्य कंप्यूटर की तुलना में ज़्यादा तेज गति से कार्य भी कर सकता है। तो साथ ही यह बेहतर डिस्प्ले को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस प्रकार के कंप्यूटर आमतौर पर लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़े होते हैं और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं। वर्क स्टेशन शब्द का जो है उपयोग मेन फ्रेम कंप्यूटर, टर्मिनल से लेकर नेटवर्क से जुड़े पीसी तक हर जो है चीज़ को संदर्भित करने के लिए जो किया जाता है। ये आपके डेस्कटॉप और लैपटॉप दोनों से कहीं ज़्यादा परफॉर्मेंस वाला कंप्यूटर होता है। इसका उपयोग इंजीनियरिंग हो गया, डिजाइन, एनिमेशन, रीड हो गया, 3D ग्राफिक्स हो गया और वीडियो एडिटिंग जैसे कार्यों के लिए किया जाता है। तो ये भी याद रखना है। अब जो वर्क स्टेशन होता है, वर्क स्टेशन एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर होता है जिसका उपयोग केवल एक ही व्यक्ति कर सकता है या कर पाता है। उसकी प्रोसेसिंग स्पीड और स्टोरेज क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है और वह सामान्य कंप्यूटर की तुलना में ज़्यादा गति से कार्य कर सकता है। साथ ही यह बेहतर डिस्प्ले को ध्यान में रखकर बनाया गया है। और ये भी जानना है कि इस प्रकार के कंप्यूटर आमतौर पर लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़े होते हैं और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं। वर्क स्टेशन शब्द का उपयोग मेन फ्रेम कंप्यूटर, टर्मिनल से लेकर नेटवर्क से जुड़े पीसी तक हर चीज को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। यह आपको डेस्कटॉप और लैपटॉप दोनों से कहीं ज्यादा परफॉर्मेंस वाला कंप्यूटर होता है। इसका उपयोग इंजीनियरिंग में, डिजाइन बनाने में, एनिमेशन में, रीड में, 3D ग्राफिक्स और वीडियो एडिटिंग जैसे कार्यों के लिए वर्क स्टेशन जैसे कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा ऑल इन वन पर बात किया जाए तो ऑल इन वन अर्थात AIO, ऑल इन वन का अर्थ हो गया कि इस प्रकार के पर्सनल कंप्यूटर में सीपीयू मॉनिटर में ही इनबिल्ड होता है, अर्थात सीपीयू और जो होता है वो मॉनिटर में ही इनबिल्ड होता है। इसके साथ ही मदरबोर्ड, डिस्प्ले, स्पीकर, CD, DVD, ब्लूरे ड्राइव, USB पोर्ट भी मॉनिटर में ही इंटीग्रेट होता है। और जैसे उसी जो है कंप्यूटर का जो डिस्प्ले है उसी के अंदर क्या होता है भाई, इसमें सीपीयू, मॉनिटर हो गया, ये सभी इनबिल्ड होता है, मदरबोर्ड भी होता है, डिस्प्ले होता है, स्पीकर, CD, DVD, ब्लूरे ड्राइव, USB पोर्ट सभी जो है मॉनिटर में ही क्या होते हैं, इंटीग्रेट होते हैं। इस सिस्टम के बहुत से अधिक फायदे हैं। यह कम जगह लेता है, कहीं भी आसानी से रखा जा सकता है, सभी चीज़ें एक ही बॉक्स में रखी जा सकती हैं या रहती हैं। कीबोर्ड, माउस के ऑप्शन के साथ साथ जो है आप टच स्क्रीन ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। वायरलेस कनेक्टिविटी का ऑप्शन इनबिल्ड रहता है। इस सिस्टम में कुछ कमियां भी होती हैं, जैसे क्या होता है भाई, पीसी को अपग्रेड नहीं कर सकते हैं, जैसे रैम बढ़ाना हो गया, हार्ड डिस्क बढ़ाना हो गया। डेस्कटॉप का के मुकाबले ऑल इन वन जो पीसी होता है थोड़ा महंगा होता है। तो याद रखना है कि ये जो होते हैं ऑल इन वन कंप्यूटर क्या होता है, थोड़ा सा महंगे होते हैं। अब जो है बात किया जाए ऑल इन वन कंप्यूटर, एप्पल द्वारा जो है विकसित किया गया था और इस कंपनी ने बाजार में कई जो है ऑल इन वन कंप्यूटर लॉन्च किए। जैसे हो गया 1980 के दशक में आया था क्या, एक आया था मेंटोस,
और 1990 के दशक में वर्तमान में IMAC बाजार में जो है ऑल इन वन मशीनें लॉन्च करने वाला मुख्य ब्रांडों में एप्पल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एसर हो गया, लेनोवो हो गया, डेल हो गया, या MSI HP, ये वो ओपन, कई ठू जो है इसमें जो है आपको याद रखना कि कई ऐसे हैं कंप्यूटर जो इसमें इस कंप्यूटर को लॉन्च करने वाले कई बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने इसको लॉन्च किया है। अब यहाँ पर बात किया जाए कि नोटबुक कंप्यूटर या लैपटॉप, नोटबुक कंप्यूटर या लैपटॉप जो है, तो नोटबुक एक छोटा और बेहद हल्का पर्सनल कंप्यूटर होता है जिसमें आप आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं। इसे पोर्टेबल जो है कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो जो नोटबुक या कंप्यूटर होता है या लैपटॉप होता है, ये पोर्टेबल कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। बहुत छोटा होता है, बेहद हल्का होता है, गोद में जो है रखकर उपयोग कर सकते हैं इसका, इसलिए इसे लैपटॉप कंप्यूटर भी कहा जाता है। इसमें पर्सनल कंप्यूटर को ही सभी विशेषताएं मौजूद होती हैं। लैपटॉप में चार्ज होने वाली लिथियम बैटरी का उपयोग किया जाता है ताकि यह विद्युत चूहे के बगैर भी कार्य कर सके। वाईफाई, ब्लूटूथ की सहायता से इंटरनेट द्वारा भी जोड़ा जा सकता है। लैपटॉप में एक स्क्रीन, एक कीबोर्ड, एक ट्रैक पैड होता है। तो ये भी याद रखना है कि जो है, हाँ, ये लिथियम बैटरी से बना होता है। इसको जो है लाइट मतलब चार्जिंग के हिसाब से चलेगा। अगर लाइट नहीं है तब भी आप इसको कुछ समय तक यूज कर सकते हैं। लैपटॉप में प्रयुक्त टच पैड एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो सेंसर द्वारा प्रेसेस सेंस करता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक सापेक्ष स्थिति में उपयोगकर्ता की उंगलियों की गति और स्थिति का अनुवाद कर सकता है, जिससे स्क्रीन प्राप्त किया जा सकता है, जिससे जो है स्क्रीन प्राप्त किया जा सकता है। तो याद रखना, लैपटॉप में प्रयुक्त जो टच पैड है एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो सेंसर द्वारा प्रेशर सेंस करता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक सापेक्ष स्थिति में उपयोगकर्ता की उंगलियों की गति और स्थिति का अनुवाद कर सकता है, जिससे इस स्क्रीन पर प्राप्त किया जा सकता। दुनिया का पहला लैपटॉप 1981 में, दुनिया का पहला लैपटॉप 1981 में याद रखना है एडम ऑसबर्न ने बनाया था। किसने बनाया था? एडम ऑसबर्न ने बनाया था, जिसका नाम था ऑसबॉर्न फर्स्ट। ऑसबॉर्न फर्स्ट था। इस लैपटॉप में 5 इंच की स्क्रीन थी और इसका वजन 11 किलो का था। कितना था? 11 किलो का वजन था। तो याद रखना है 1981 में इसे बनाया था, एडम ऑसबर्न ने बनाया था, ऑसबर्न। तो लैपटॉप को, जो दुनिया का पहला लैपटॉप किसने बनाया था? एडम ऑसबर्न ने बनाया था। और याद रखना कितने, 5 इंच की स्क्रीन थी और ये लगभग 11 किलो का वजन इसका था, 11 किलो का। अब बात किया जाए नोटबुक की, बात किया जाए तो नोटबुक जो है, नोटबुक लैपटॉप से भी छोटा पोर्टेबल कंप्यूटर होता है, इसलिए इसे हम मिनी लैपटॉप, सब नोट्सबुक या अल्ट्रा पोर्टेबल भी कह सकते हैं। इसकी प्रोसेसिंग और स्टोरेज क्षमता लैपटॉप से कम होती है, अर्थात ये कम पावरफुल होते हैं। इसमें पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट के रूप में बेसिक कार्यों जैसे इंटरनेट पर परफॉर्मेंस, इंफॉर्मेशन सर्च करने, ईमेल चेक करने के लिए, वर्ड प्रोसेसिंग जैसे कार्य करने की इत्यादि के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें डेटा स्टोरेज के लिए सॉलिड स्टेट ड्राइव का प्रयोग होता है। आजकल बाजार में कई ब्रांडेड कंपनियों ने नोटबुक उपलब्ध कराया है, जिसमें जो है HP हो गया, एसर हो गया, सैमसंग हो गया, तोशिबा हो गया, डेल, गेटवे, ये बहुत सारी कंपनियां जिन्होंने नोटबुक लॉन्च किया है। अब टेबलेट PC पर बात की जाए। टेबलेट एक वायरलेस पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर है जिसमें टच स्क्रीन इंटरफेस होता है। इसमें इनपुट के लिए जो है स्टाइलस पेन या टच स्क्रीन जो है तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। टेबलेट में डेटा डालने के लिए वर्चुअल कीबोर्ड या ऑन स्क्रीन जो है कीबोर्ड का प्रयोग किया जा सकता है। टेबलेट एक स्मार्टफोन की तुलना में जो है बड़ा होता है तथा इसे वायरलेस नेटवर्क के द्वारा इंटरनेट से भी जोड़ा जा सकता है। कभी कभी टेबलेट या को जो है हैंड हेल्ड कंप्यूटर भी कहा जाता है, हैंड हेल्ड कंप्यूटर भी कहा जाता है। टेबलेट में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम तथा एप्पल के टेबलेट में iOS ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसका उपयोग ऑनलाइन क्लास में गेम खेलने इत्यादि कार्यों के लिए किया जा सकता है। टेबलेट कंप्यूटर का जो है आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो याद रखना 1989 में जेफ हॉवकिंस के द्वारा किया गया। जेफ हॉवकिंस इनका नाम है, थोड़ा नाम कठिन है। जेफ हॉवकिंस के द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया टेबलेट PC का। तो पूछा जाएगा कि टेबलेट कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? जेफ हॉवकिंस ने 1989 में किया था। 1989 में जेफ हॉवकिंस ने किया था। अब पाम टॉप या PDA की बात कर लें तो पाम टॉप जो है या PDA, पाम टॉप या PDA पर बात किया जाए तो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। हाँ, पाम टॉप का अर्थ होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। एक छोटा हैंड वेल्ड कंप्यूटर है जो कंटेक्ट
अपॉइंटमेंट, फाइल और प्रोग्राम जैसी जानकारी इकट्ठा करने में मदद करने के लिए हाथ की हथेली में फिट बैठता है, इसलिए इसे पाम टॉप कंप्यूटर भी कहते हैं। इसे नेटवर्क से जोड़कर अनेक कार्य किए जा सकते हैं। यह फ़ोन की तरह भी व्यवहार कर सकता है। इस कंप्यूटर की कीबोर्ड और डिस्प्ले स्क्रीन जुड़ी होती है। पाम टॉप कंप्यूटर को पॉकेट कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। किसके? पॉकेट कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। स्मार्टफोन पर बात किया जाए तो स्मार्टफोन जो है स्मार्टफोन एक मोबाइल या सेलुलर फ़ोन है जो कि एक पर्सनल कंप्यूटर की तरह ही कार्य करता है। स्मार्टफोन पोर्टेबल मीडिया प्लेयर, डिजिटल कैमरा, वीडियो कैमरा और जीपीएस नेविगेशनल डिवाइस के रूप में भी कार्य करता है। तो याद रखना, जो स्मार्टफोन है वह यह जो है सेल्यूलर फ़ोन है जो कि एक पर्सनल कंप्यूटर की तरह ही कार्य करता है। स्मार्टफोन पोर्टेबल मीडिया हो गया, प्लेयर डिजिटल कैमरा हो गया, वीडियो कैमरा हो गया, जीपीएस नेविगेशनल डिवाइस हो गया, इन सभी रूपों में जो है स्मार्टफोन कार्य करता है। अब नवीनतम कुछ जो है आईटी गैजेट्स मार्केट में आए हैं उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे स्मार्ट वॉच हो गया, स्मार्ट वॉच 360। तो स्मार्ट वॉच पर अगर बात किया जाए तो स्मार्ट वॉच 360 स्मार्ट वॉच ऐप और सभी तरह से जो है सभी तरह के डिजिटल मीडिया जैसे ब्लूटूथ, हैंडफोन, स्ट्रीम किए गए ऑडियो ट्रैक या रेडियो को चला सकता है। तो याद रखना है, जो स्मार्ट वॉच है वो क्या कर सकता है। स्मार्ट वॉच जो है इसमें हम ब्लूटूथ, हैंडफोन पर स्ट्रीम किए गए ऑडियो ट्रैक या रेडियो को भी चला सकते हैं। गूगल ग्लास जो है एक पहनने योग्य ध्वनि नियंत्रित एंड्रॉयड डिवाइस है जो एक जोड़ी चश्मा जैसा दिखता है। इसको उपयोगकर्ता के दृष्टि क्षेत्र में सीधे जानकारी प्रदर्शित कर देता है। तो दृष्टि जो है याद रखना, जो इस चश्मे को लगाता है उसको सीधे जो क्या होता है भाई, तो उसके जो है दृष्टि क्षेत्र में सीधी जानकारी दिखाई उसको देती है। ड्रोन कैमरा पर बात किया जाए तो ड्रोन कैमरा जो है, ड्रोन एक मानव रहित छोटा विमान या जहाज के समान होता है जो मानव नियंत्रण के बिना या दृष्टि की जो है कि रेखा से परे स्वायत्त रूप से नेविगेट कर सकता है। यह विभिन्न प्रकार के अतिरिक्त उपकरणों से लैस हो सकता है जिसमें कैमरा हो जाएगा, जीपीएस हो जाएगा, गाइडेड हो गया, मिसाइल हो गया, ग्लोबल पोजीशन हो गया, नेविगेशन सिस्टम हो गया, सेंसर इत्यादि इसमें हम ऐड कर सकते हैं। पेन विथ कैमरा पर बात किया जाए तो पेन विथ कैमरा सीधे शब्दों में कहें तो एक स्पाई पेन सामान्यतः पेन है जिसमें डिजिटल कैमरा अंदर छुपा हुआ होता है जिससे जो है आप गुप्त वीडियो या जानकारी ले सकते हैं। अक्सर पेन को शर्ट की जेब में रखा जाता है और हाथ में पकड़ा भी जा सकता है। तो आप देखेंगे कि फिल्मों में जो है इसका प्रयोग जो है जासूसी करने में लोग करते हैं। तो कंप्यूटर के बेसिक एप्लीकेशन पर अगर बात किया जाए तो कंप्यूटर हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी है। कंप्यूटर के बेसिक एप्लीकेशन क्या है, तो कंप्यूटर के बेसिक एप्लीकेशन निम्नलिखित है। जैसे डाटा प्रोसेसिंग, तो कंप्यूटर का उपयोग करके डाटा इकट्ठा करना, उसका विश्लेषण करना और सूचना प्राप्त करना बहुत ही आसान होता। तो ये भी याद रखना है, डाटा प्रोसेसिंग कंप्यूटर का उपयोग करके डाटा को इकट्ठा करना, उसका विश्लेषण करना और सूचना प्राप्त करना बहुत ही आसान हो जाता है। शिक्षा एजुकेशन की बात करें तो कंप्यूटर का उपयोग ऑनलाइन टीचिंग हो गया, लर्निंग में किया जा सकता है। कोविड-19 के बाद शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग ऑनलाइन कक्षाओं, ऑनलाइन परीक्षाओं और इसके अलावा रेफरिंग हो गया, ई बुक्स हो गया, ऑनलाइन ट्यूशन हो गया आदि के माध्यम से इसका प्रयोग ज़्यादा बढ़ गया, लोग करना शुरू कर दिए हैं। अब वर्ड प्रोसेसिंग पर बात करें तो वर्ड प्रोसेसिंग कंप्यूटर में वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की मदद से जो है कंप्यूटर में वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की मदद से अनेक कार्य जैसे लेटर टाइप हो गया, लेटर टाइप करना, रिज्यूम बनाना, किताब लिखना इत्यादि को आसानी से किया जा सकता है। वर्ड प्रोसेसिंग याद रखना, कंप्यूटर में वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की मदद से अनेक कार्यों जैसे लेटर टाइप करना, रिज्यूम बनाना, किताब लिखना इत्यादि को आसानी से किया जा सकता है। अब बैंक की बात करें, वर्तमान समय में नेट बैंकिंग लोकप्रिय हो रहा है। नेट बैंकिंग का उपयोग करके अधिकांश व्यक्ति जो है इंटरनेट के माध्यम से अपना बैंकिंग कार्य करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर हो गया, वाउचर बैंक हो गया, सीट हो गया, यहाँ तक कि रुपया गिनने के लिए भी कंप्यूटरीकरण मशीन का जो है की उपलब्धता अब देखने को मिलता है। तो इंटरनेट की बात की जाए तो कंप्यूटर में आप इंटरनेट के माध्यम से विश्व के किसी भी अन्य जो है कंप्यूटर के साथ जुड़कर उपयोगी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। हॉस्पिटल में जो है
आप देखेंगे कि रोगी के नाम, रोग निदान आदि से संबंधित मरीजों के रिकॉर्ड जो कंप्यूटर में संग्रहित होता है और एक ही क्लिक से डॉक्टरों को मरीज के इतिहास के बारे में सारा जानकारी इकट्ठा मिल जाता है। डिजिटल वीडियो या ऑडियो जो है कंपोजिशन की बात किया जाए तो कंप्यूटर के द्वारा हम किसी भी प्रकार के ऑडियो या वीडियो को कंपोज एडिट कर सकते हैं। संचार की बात किया जाए तो कंप्यूटर लोगों को चैटिंग, वीडियो कॉलिंग, ईमेल हो गया, लर्निंग हो गया, ई लर्निंग हो गया आदि की सुविधा जो है प्रदान करके संचार प्रक्रिया को आसान बनाता है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग की बात करें जिसको डीटीपी कहते हैं, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सभी के लिए जो उपयोगी पैकेज है, इसके माध्यम से आप डिजाइनिंग से संबंधित कार्य कर सकते हैं। वर्तमान समय में इसके माध्यम से किताबों की डिजाइन, ग्रीटिंग कार्ड हो गया, मैरिज कार्ड हो गया, ब्रोशर हो गया, मैगजीन हो गया, ब्रोशर, मैगजीन आदि का जो है कार्य संबंधित जो है इससे संबंधित कार्य किए जा सकते हैं। रक्षा डिफेंस की बात करें, रक्षा अनुसंधान, वायुयान नियंत्रण, मिसाइल, रडार इत्यादि में कंप्यूटर का उपयोग जो है किया जा रहा है। मनोरंजन की बात की जाए, एंटरटेनमेंट में तो कंप्यूटर के जरिए हम ऑनलाइन फिल्में देख सकते हैं, ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं और संगीत सुनने जैसे कार्य भी हम कर सकते हैं। उद्योग की बात की जाए, इंडस्ट्रीज, तो कंप्यूटर का उपयोग उद्योगों में अनेक कार्यों को करने के लिए किया जाता है, जैसे इन्वेंट्री का प्रबंधन हो गया, डिजाइनिंग हो गया, उद्देश्य हो गया, वर्चुअल सैंपल हो गया, सैंपल बनाना हो गया, इंटीरियर हो गया, डिजाइनिंग बनाना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि में भी जो है हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। सरकार, गवर्नमेंट की बात करें तो सरकारी क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग डेटा प्रोसेसिंग, नागरिकों का डेटाबेस बनाए रखने और कागज रहित वातावरण का समर्थन करने में किया जाता है। कोविड-19 महामारी के बाद कंप्यूटर का उपयोग अधिक तेजी से हो गया है, तो ये भी याद रखना है। और केंद्र और राज्य सरकार कागज रहित और शीघ्र कार्य करने के लिए ई ऑफिस जैसे HRMS, PFMS और विभिन्न अन्य जो है योजनाओं को क्या कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं, तो ये भी याद रखना है। इसके अलावा जो है कंप्यूटर का उपयोग ई लर्निंग, चिकित्सा विज्ञान, ATM मशीन, रोबोट, समाचार, मौसम विश्लेषण, ऑनलाइन बुकिंग आदि में भी किया जा रहा है। कंप्यूटर एप्लीकेशन के प्रभाव पर अगर बात की जाए, इसका इफेक्ट पर बात की जाए तो समय, देखिए समय क्या होता है, समय की बचत, त्रुटि रहित कार्य हो जाएगा, कार्य की गुणवत्ता भी बनी रहेगी और बेरोजगारी जो है आप देखेंगे समय की बचत तो होगी ही, त्रुटि रहित कार्य होगा, कार्य की गुणवत्ता भी बनी रहती है। और बेरोजगारी पर अगर बात किया जाए तो यहाँ पर तो भाई कंप्यूटर के प्रभाव बेरोजगारी पर तो पड़ ही रहा है। कंप्यूटर साक्षरता की बात किया जाए तो कंप्यूटर साक्षरता की अगर बात किया जाए, कंप्यूटर लिटरेसी, तो कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ कंप्यूटर पर कार्य करने में सक्षम होना, अर्थात कंप्यूटर और उसके संबंधित तकनीकी के बुनियादी कार्यों और उनके संचालन को समझना और इसमें कंप्यूटर का उपयोग कैसे किया जाता है, अर्थात कंप्यूटर में विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर का उपयोग और इंटरनेट का उपयोग कैसे किया जाता है इत्यादि शामिल है। एक कंप्यूटर साक्षरता को डिजिटल साक्षरता भी कहा जाता है, तो याद रखना है कि जो है एक जो है कंप्यूटर साक्षरता को क्या कहा जा सकता है, डिजिटल साक्षरता भी कहा जाता है। भारत में लोगों को कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में जागरूक करने और उन्हें इनकी बचत या इनकी मूल बातें सिखाने के लिए राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस हर जो है साल 2 दिसंबर को मनाता है। 2 दिसंबर को क्या भाई, कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये भी याद रखना है। कंप्यूटर जो है साक्षरता 3 प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, तो याद रखना है। कंप्यूटर साक्षरता 3 प्रकार की होती है, सूचना साक्षरता, इंफॉर्मेशन लिटरेसी, डिजिटल साक्षरता तो डिजिटल लिटरेसी हो जाएगा, और प्रक्रियात्मक साक्षरता हो जाएगा, तो इसको भी याद रखना है। प्रोसीड्यूरल जो है लिटरेसी, दुनिया भर में कंप्यूटर और स्मार्ट जो है उपकरणों का उपयोग करके विभिन्न ऑनलाइन पाठ्यक्रम पेश किए जाते हैं, तो ये भी याद रखना है। और एंड यूजर की अगर बात किया जाए, एंड यूजर तो वह व्यक्ति होता है, एंड यूजर किसे कहते हैं, तो इसको याद रखना, वह व्यक्ति होता है जो आमतौर पर कंप्यूटर तथा उससे संबंधित तकनीकी का उपयोग करते हुए विभिन्न कार्यों को संपन्न करता है, तो उसे एंड यूजर कहते हैं। हम कह सकते हैं कि एंड यूजर वह व्यक्ति होता है जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रोग्राम या डिजाइन किए गए हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है, तो एंड यूजर जो होता है वो क्या करता है भाई, एंड यूजर वह व्यक्ति होता है जो आमतौर पर कंप्यूटर तथा उससे संबंधित तकनीकी का उपयोग करते हुए विभिन्न कार्यों को संपन्न करते हैं। या हम कह सकते हैं कि एंड यूजर वह व्यक्ति होता है जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रोग्राम या डिजाइन किए गए हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है। उदाहरण के लिए अगर बात किया जाए तो irctc.com/co.in की ऑनलाइन जो है रेल टिकट बुकिंग वेब सेवा भले ही भारतीय रेल द्वारा उपलब्ध कराई गई हो, लेकिन इस वेब सेवा को एंड यूजर उपयोगकर्ता
जो इस सेवा के माध्यम से ऑनलाइन टिकट बुकिंग करते हैं वो क्या भाई, एंड यूजर कहलाते हैं। तो डिजिटल डिवाइस पर बात किया जाए, डिजिटल डिवाइस तो यह डिजिटल तकनीकी और इंटरनेट तक नियमित जो है प्रभावी पहुंच वाले लोगों और इस पहुंच से वंचित लोगों के बीच अंतर को संदर्भित करता है। तो याद रखना, जो डिजिटल डिवाइड है, डिजिटल जो है डिवाइड है, यह डिजिटल तकनीकी और इंटरनेट तक नियमित प्रभावी पहुंच वाले लोगों और इस पहुंच से वंचित लोगों के बीच के अंतर को संदर्भित करता है। अन्य शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि डिजिटल डिवाइड जो है एक समाज में उन व्यक्तियों जो कंप्यूटर साक्षर हैं और जो कंप्यूटर साक्षर नहीं है के बीच का अंतर होता है। तो डिजिटल डिवाइड क्या होता है, तो डिजिटल डिवाइड वो होता है जो कंप्यूटर साक्षर हैं और जो कंप्यूटर साक्षर नहीं है तो उनके बीच में अंतर होता है, वही होता भाई। अब हम लोग बात करेंगे कि विभिन्न जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में जो सवाल पूछे गए हैं, जैसे देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षरता जिला अगर पूछा जाए तो मल्लपुरम हो जाएगा, केरल। तो मल्लपुरम केरल का जो जिला है यही जो है क्या है, देश का पहला साक्षर जिला बन गया है। भारत में पहला कंप्यूटर कब और किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो 1956 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में जो भारत का पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया था। 1956 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान में जो है कलकत्ता में जो ही कंप्यूटर को स्थापित किया गया था। भारत में कंप्यूटर का प्रथम प्रयोग कब कहाँ किया गया, तो यार 16 अगस्त 1986 को बेंगलोर के प्रधान डाकघर में इसका पहला प्रयोग किया गया। तो ये भी याद रखना है कि अगर पूछा जब भारत में कंप्यूटर का पहला प्रयोग कब और कहाँ किया गया, तो 16 अगस्त 1986 को बेंगलोर के प्रधान जो है डाकघर में कंप्यूटर का प्रयोग किया गया था। भारत का पहला जो है कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ स्थापित किया गया, तो ये भी याद रखना, दिल्ली, नई दिल्ली के अंदर। तो नई दिल्ली में भारत का पहला कंप्यूटरीकृत डाकघर स्थापित किया गया था। और किस कारण से आधुनिक युग को कंप्यूटर युग की संज्ञा दी जाती, तो क्योंकि हर क्षेत्र में कंप्यूटर के बृहद अनुप्रयोग हो रहा है, इसलिए इस युग को कंप्यूटर का आधुनिक युग कहा जाता है। कंप्यूटर आधारित सूचना तकनीकों को क्या कहा जाएगा, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये सारे पॉइंट को याद रखना है। जैसे देश का पहला कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा बन गया, तो मल्लपुरम जो है जिला है, ये केरल में पड़ता है। भारत में पहला कंप्यूटर जो है कब और किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो 1956 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में जो स्थापित किया गया था। भारत में कंप्यूटर का पहला प्रयोग कहाँ किया गया, तो याद रखना 16 अगस्त 1986 को बेंगलोर के प्रधान डाकघर में इसका प्रयोग किया गया। भारत का पहला कंप्यूटरीकृत डाकघर जो है ये क्या है, नई दिल्ली में स्थापित किया गया था। और किस कारण से आधुनिक युग को कंप्यूटर युग की संज्ञा दी गई है, तो क्योंकि हर क्षेत्र में कंप्यूटर का बृहद प्रयोग या अनुप्रयोग किया जा रहा है। कंप्यूटर आधारित सूचना तकनीकों को क्या कहा जाएगा, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जो है कंप्यूटर प्रौद्योगिकी को सूचना प्रौद्योगिकी क्यों कहा जाता है, क्योंकि कंप्यूटर प्रौद्योगिकी को सूचना प्रौद्योगिकी इसलिए कहा जाता है क्योंकि कंप्यूटर को एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के रूप में परिभाषित किया जाता है जो डेटा लेता है, जानकारी देने के लिए डेटा को संसाधित करता है और सूचना कंप्यूटर का अंतिम क्या उत्पाद होता है। तो जो सूचना इंफॉर्मेशन है ये कंप्यूटर का अंतिम जो है क्या उत्पाद है, तो ये भी याद रखना है। कंप्यूटर के संबंध में अगर बात किया जाए तो कंप्यूटर के संदर्भ में आईटी का पूरा नाम क्या, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है। आईटी का पूरा नाम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो जाएगा। विश्व में सबसे ज्यादा कंप्यूटर वाला देश अगर पूछा तो अमेरिका हो जाता है। कलकत्ता मैथमेटिकल सोसाइटी द्वारा किसको भारत में कंप्यूटर के जनक के रूप में मान्यता दिया गया है, तो याद रखना भारत में कंप्यूटर के जनक के रूप में मान्यता दिया गया समरेंद्र कुमार मित्रा। समरेंद्र कुमार मित्रा को भारत में कंप्यूटर के जनक के रूप में मान्यता दिया गया। समरेंद्र कुमार मित्रा, इनका नाम याद रखना है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI कलकत्ता में कंप्यूटिंग मशीन और इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन के संस्थापक और पहला प्रमुख कौन था, तो इनका नाम है समरेंद्र कुमार मित्रा का नाम याद रखना है। तो इसलिए जो है भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में कंप्यूटिंग मशीन और इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन के संस्थापक और पहला प्रमुख यही थे समरेंद्र कुमार मित्रा। तो इसीलिए इनको जो है क्या कहा जाता है, भारत में कंप्यूटर के जनक जो है समरेंद्र कुमार मित्रा को जाना जाता है। भारत में पहली बार कब और कौन कंप्यूटर खरीदा गया था, तो उसकी क्या कीमत रही थी, तो ये भी याद रखना है। तो भारत में पहली बार कब और कौन सा कंप्यूटर खरीदा गया था, उसकी कीमत क्या थी, तो 1956 में जिस कंप्यूटर का नाम खरीदा गया था उसका नाम था HEC2M और इसकी कीमत थी 10 लाख रुपए थी। कितना, 10 लाख रुपए। तो भारत में
पहला कब और कौन सा कंप्यूटर खरीदा गया था, उसकी क्या कीमत थी? तो नाम था जो है इसका HEC2M और इसकी कीमत थी 10 लाख रुपए। कितना? 10 लाख रुपए इसकी कीमत थी। HEC2M कंप्यूटर का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो इंग्लैंड में AD बोथ के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। किसके द्वारा? AD बोथ के द्वारा किया गया था। AD बोथ के द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया था। और भारत में कब कंप्यूटर युग में भारत ने कंप्यूटर युग में कब प्रवेश किया? तो 1955 में जब HEC2M की रिलीज हुई तो उसी समय जो भारत ने कंप्यूटर युग में प्रवेश किया। और भारत में पहला खरीदा गया कंप्यूटर जो था उसका नाम क्या था? HEC2M और 10 लाख रुपए इसका कीमत था। 1956 की बात है। और बनाया किसने था? तो इंग्लैंड में AD बोथ के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा? तो भारत का पहला कंप्यूटर अगर पूछा जाए तो इसका नाम क्या हो जाएगा? टिफरेक। टिफरेक भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो टिफरेक का नाम याद रखना, TIFRAC। टिफरेक। टिफरेक का पूरा नाम क्या होता है? तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। तो टिफरेक का पूरा नाम क्या है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, यही टिफरेक का पूरा नाम है। टिफरेक नाम किसके द्वारा दिया गया था? तो ये नाम जो है नेहरू जी के द्वारा दिया गया। जो भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी के द्वारा टिफरेक का नाम दिया गया था। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर टिफरेक का पूरा नाम है। टिफरेक ने कब जो है काम करना शुरू किया? तो 1956 से 65। तो 1956 से 65 तक जो है इस काम करना शुरू किया था। तो टिफरेक ने कब काम करना शुरू किया? तो 1956 से लेकर 65 तक काम करना शुरू किया। डिजिटल डिवाइड क्या होता? डिजिटल डिवाइड होता कंप्यूटर तथा इंटरनेट का प्रयोग करने वाले तथा इससे वंचित रहने वाले लोगों के बीच का जो अंतर होता है उसको क्या कहते हैं? डिजिटल डिवाइड कहते हैं। डिजिटल डिवाइड, तो ये भी याद रखना है डिजिटल डिवाइड क्या होता है। इसके अलावा हम बात करें तो जो है माइलीप सबसे कम कीमत का एक लैपटॉप है जिसे किसी कंपनी के द्वारा जो बाजार में उतारा गया है, HCL के द्वारा उतारा गया है। तो याद रखना है MILEAP। माइलेप जो सबसे कम कीमत का लैपटॉप है इसको किसके द्वारा उतारा गया? तो HCL के द्वारा उतारा गया। किसके बारे में विश्व का सबसे सस्ता टैबलेट PC होने का दावा किया है? तो आकाश टैबलेट। आकाश टैबलेट जो PC भारत में हैदराबाद में डेटा विंड कंपनी के द्वारा बनाया गया। और उसने कहा कि ये सबसे सस्ता कंप्यूटर जो है PC जो है, ये पर्सनल कंप्यूटर सबसे सस्ता है। तो किसके द्वारा? आकाश टैबलेट हैदराबाद स्थित डेटा विंड कंपनी के द्वारा बनाया गया। कंप्यूटर में यूजर को क्या कहा जाता है? तो ह्यूमन वेयर कहा जाता है। कंप्यूटर में जो यूजर होता है उसे क्या कहा जाएगा? तो ह्यूमन वेयर कहा जाएगा। GPU का पूरा फुल फॉर्म पूछा जाएगा। GPU तो ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट GPU का पूरा नाम हो जाएगा ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा। तो याद रखना कंप्यूटर में यूजर को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर में यूजर को ह्यूमन वेयर कहा जाता है। ह्यूमन वेयर, कंप्यूटर में यूजर को ह्यूमन वेयर कहा जाता है। एक पोर्टेबल निजी कंप्यूटर जो गोद में रखने लायक छोटा सा होता है इसे क्या कहते हैं? तो लैपटॉप कहते हैं या नोटबुक कहा जाता है। नोटबुक कंप्यूटर कहा जाता है। लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? तो लैपटॉप और डेस्कटॉप जो है ये माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण है। लैपटॉप और डेस्कटॉप जो है ये माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण हैं। एक छोटा सा हैंड होल्ड कंप्यूटर जो आपको वेब सर्फ करने में भी सहायता करता है उसे क्या कहते हैं? तो नेटबुक कहा जाता है। तो एक छोटा सा हैंड हेल्ड कंप्यूटर है। तो याद रखना है जो है एक छोटा सा हैंड हेल्ड कंप्यूटर जो वेब सर्फ करने में सहायता करता है उसे भी नेटबुक कहा जाता है। वह कंप्यूटर उपयोगकर्ता जो कंप्यूटर के विशेषज्ञ तो नहीं होते लेकिन फिर भी कंप्यूटर को चलाने में सक्षम होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो एंड यूजर। तो ये भी याद रखना कि एंड यूजर किसे कहते हैं? तो वैसे जो है वह कंप्यूटर उपयोगकर्ता जो कंप्यूटर के विशेषज्ञ नहीं हैं लेकिन फिर भी कंप्यूटर चलाने में क्या होते हैं? सक्षम होते हैं, उनको एंड यूजर के नाम से जाना जाता है। अब कंप्यूटर के उद्भव और विकास की तरफ बढ़ते हैं। तो कंप्यूटर का उद्भव और विकास पर अगर बात किया जाए तो अबेकस जो है, अबेकस पर बात किया जाए तो अबेकस एब्यूंडेंट बिट्स एडिटिंग एंड कैलकुलेटिंग यूटिलिटी सिस्टम। हालांकि ये पूरा नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे याद रखना संसार का गणना करने वाला जो यंत्र है, संसार का गणना करने वाला जो यंत्र है जहां से कंप्यूटर का विकास शुरू होता है उसको अबेकस। लकड़ी का एक आयताकार ढांचा होता है जिसके अंदर तारों का फ्रेम लगा होता है और प्रत्येक तार में 7 बीड छेद वाली पक्की मिट्टी के गोले या टुकड़े जो है
दोनों होते हैं जिसके माध्यम से गणना की जाती थी। अबेकस मुख्य रूप से दो भागों जो है हेवन और अर्थ में विभाजित होता है। तो ये जो अबेकस है यही दुनिया या संसार का पहला गणना करने वाला जो यंत्र था अबेकस था। और फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने 1642 में पास्कलाइन नामक एक प्रथम यांत्रिक गणना मशीन का जो है आविष्कार किया। तो ये भी याद रखना है, फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल, क्या नाम है, फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने जो है 1642 में पास्कलाइन नामक प्रथम यांत्रिक मशीन जो है गणना मशीन का आविष्कार किया। यह केवल जोड़ या घटा सकती थी, क्या कर सकती थी, जो याद रखना, फ्रांस के जो गणितज्ञ थे ब्लेज पास्कल, इनके द्वारा एक मशीन बनाया गया था, उसका नाम था पास्कलाइन 1642 में। और इसका जो काम होता था वो केवल जोड़ या घटा सकता था, अतः इसे जो है एडिंग मशीन भी कहा जाए, तो एडिंग मशीन के नाम से भी जाना गया। तो पास्कलाइन जो है इसको जो है एडिंग मशीन के नाम से भी जाना गया। और ब्रिटिश गणितज्ञ चार्ल्स बैबेज की अगर बात किया जाए तो चार्ल्स बैबेज ने 1822 में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया। इसका डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया। तो याद रखना है कि जो चार्ल्स बैबेज थे वो कहाँ के थे भाई, तो ब्रिटिश गणितज्ञ थे। तो चार्ल्स बैबेज जो है ब्रिटिश गणितज्ञ थे जिन्होंने 1822 में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया। किसका, डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया, जो भाप से चलता था तथा गणना कर सकता था। 1842 में चार्ल्स बैबेज ने एक स्वचालित मशीन जो है एनालिटिकल जो है इंजन का भी निर्माण किया, जो पंच कार्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करते थी तथा मूलभूत अंक गणित जो है जिसे जोड़ घटाव गुणा भाग कार्य कर सकती थी। चार्ल्स बैबेज की इस उपलब्धि के कारण उन्हें कंप्यूटर का जन्मदाता, फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता। तो ये भी याद रखना है। अब यहाँ पर यह समझना है कि जो फ्रांस के गणितज्ञ थे ब्लेज पास्कल, इन्होंने 1642 में पास्कलाइन नामक जो है प्रथम यांत्रिक गणना मशीन का जो है आविष्कार किया। यह केवल जोड़ घटा सकती थी, अतः इसे एडिंग मशीन जो है भी कहा जाता है। और अगर हम चार्ल्स बैबेज की बात करें तो ये कहाँ के, ब्रिटिश गणितज्ञ थे। और 1822 में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया, जो भाप से चलता था तथा गणना कर सकता था। 1842 में चार्ल्स बैबेज ने एक स्वचालित मशीन एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया, जो पंच कार्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करती तथा मूलभूत अंक गणितीय जैसे जोड़ घटाव गुणा भाग कार्य कर सकती थी। चार्ल्स बैबेज इस उपलब्धि के कारण उन्हें कंप्यूटर का जो है जन्मदाता या फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो ये भी याद रखना है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे लेडी एडा अगास्टा। लेडी एडा अगास्टा ने एनालिटिकल इंजन में पहला प्रोग्राम डाला। तो ये भी याद रखना किसके द्वारा, तो लेडी एडा अगास्टा ने एनालिटिकल इंजन में पहला प्रोग्राम डाला, जो कि दुनिया का प्रथम प्रोग्राम था। इन्हीं के 2 अंकों की संख्या प्रणाली बाइनरी सिस्टम ने के आविष्कार का श्रेय दिया जाता। तो ये भी याद रखना कि बाइनरी सिस्टम का आविष्कार किसने किया, तो लेडी एडा अगास्टा। तो लेडी एडा अगास्टा ने एनालिटिकल इंजन में पहला जो है प्रोग्राम डाला था, जो दुनिया का प्रथम प्रोग्राम था। इन्हीं को 2 अंकों की संख्या प्रणाली जो है बाइनरी प्रणाली के आविष्कार का श्रेय भी दिया जाता है। संसार की प्रथम प्रोग्रामर लेडी एडा अगास्टा को ही माना जाता है। आज उन्हें प्रोग्रामिंग की जननी, मदर ऑफ जो है प्रोग्रामिंग के रूप में भी याद किया जाता है। तो याद रखना है लेडी एडा अगास्टा ने एनालिटिकल इंजन में पहला प्रोग्राम डाला, जो कि दुनिया का पहला प्रोग्राम था। और इन्हीं के 2 अंकों की संख्या प्रणाली बाइनरी प्रणाली जो है बाइनरी सिस्टम के आविष्कार का श्रेय भी इनको दिया जाता है। और संसार की पहली जो है प्रोग्रामर लेडी एडा अगास्टा को ही माना जाता है। आज उन्हें प्रोग्रामिंग की जननी जो है मदर ऑफ प्रोग्रामिंग के रूप में भी याद किया जाता है। किसको, लेडी एडा अगास्टा को। 1890 में अगर बात की जाए तो 1890 में अमेरिका के वैज्ञानिक हरमन हेले रिथ, तो 1890 में अमेरिका के वैज्ञानिक हरमन हेले रिथ ने सेंसर टेबुलेटर नामक विद्युत चलित यंत्र का आविष्कार किया। तो याद रखना 1890 में अमेरिका के वैज्ञानिक हरमन हेले रिथ ने सेंसस टेबुलेटर नामक विद्युत चलित यंत्र का आविष्कार किया, जिसका प्रयोग अमेरिका जनगणना में किया गया। तो ये भी याद रखना है। और इन्हें ही पंचकार्ड के आविष्कार का श्रेय भी दिया जाता है। तो 1890 महत्वपूर्ण पॉइंट है, 1890 में अमेरिका के वैज्ञानिक हार्मन होले रिथ ने सेंसस टेबुलेटर नामक विद्युत
चालित यंत्र का आविष्कार किया, जिसका प्रयोग अमेरिकी जनगणना में किया गया। इन्हें ही पंच कार्ड के आविष्कार का श्रेय भी दिया जाता है। तो पंच कार्ड के आविष्कार का जो श्रेय है वो किसे? हरमन हेलेरिथ को दिया जाता है। होलेरिथ 1937 में 1937 से 1977 के बीच 1937 से 1977 के बीच IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन नामक कंपनी के सहयोग तथा वैज्ञानिक हार्वर्ड आइकन के निर्देशन में विश्व के प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र का आविष्कार किया गया। इसे मार्क फर्स्ट नाम दिया गया। तो ये भी याद रखना है कि 1937 से 1977 के बीच IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन नामक कंपनी के सहयोग तथा वैज्ञानिक हार्वर्ड आइकन के निर्देश में विश्व के प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र का आविष्कार किया और इसे जो है मार्क फर्स्ट नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? मार्क फर्स्ट नाम दिया गया। 1939 में जॉन एटाना साफ और क्लिफोर्ड बेरी नामक वैज्ञानिक ने मिलकर संसार का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किया। इन्हीं के नाम पर ABC जो है कंप्यूटर का नाम रखा गया। ABC कंप्यूटर जो है इन्हीं के नाम पर रखा गया। तो अटाना सॉफ बेरी कंप्यूटर तो याद रखना है कि एटना सॉफ बेरी कंप्यूटर जो है तो 1939 में जॉन एटना सॉफ क्लिफोर्ड बेरी नामक वैज्ञानिक ने मिलकर संसार का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल जो है कंप्यूटर का आविष्कार किया। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किया। इन्हीं के नाम पर ABC नाम पड़ा। तो ABC का क्या हो जाएगा? तो ABC का नाम हो जाएगा एटना शॉप बेरी कंप्यूटर। ABC का पूरा नाम है एटना शॉप बेरी कंप्यूटर, इसका पूरा नाम हो जाता है। 1946 में अमेरिकी वैज्ञानिक JP एकर्ट 1946 में अमेरिका के वैज्ञानिक JP एकर्ट तथा जॉन मुचली ने समान कार्यों के लिए विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर एनिक का जो है आविष्कार किया। तो एनिक जो कंप्यूटर है इसका आविष्कार किसने किया था? तो JP एकर्ट और जॉन मुचली ने। तो 19 जो है याद रखना है 1946 में अमेरिका के वैज्ञानिक JP एकर्ट तथा जॉन मुचली ने समान कार्यों के लिए विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर एनिक का पूरा नाम याद रखना है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर का जो है आविष्कार किसने किया है? तो JP एकर्ट 1946 में JP एकर्ट ने किया है। 1946 में JP एकर्ट के साथ कौन थे? जॉन मुचली। तो दोनों ने मिलकर एनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया है। एनिक का पूरा नाम याद रखना है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर जो है इसका पूरा नाम हो जाएगा। एनिक कंप्यूटर पर बात किया जाए तो एनिक कंप्यूटर में जो है प्रोग्राम में परिवर्तन कठिन था। इससे निपटने के लिए वॉन न्यूमैन ने संग्रहित प्रोग्राम की अवधारणा दी तथा EDVAC एडवैक जो है का कंप्यूटर बना दिया। तो एडवैक क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिप्टिव वर्बल ऑटोमेटिक कंप्यूटर का विकास हुआ। तो एनिक कंप्यूटर में जो है प्रोग्राम में परिवर्तन कठिन था, इससे निपटने के लिए वॉन न्यूमैन ने संग्रहित प्रोग्राम की अवधारणा दी और एडवैक जो है कंप्यूटर का विकास किया। विश्व का पहला जो वाणिज्यिक उपयोग, विश्व का प्रथम अगर पूछा जाए कि वाणिज्यिक उपयोग और अन्य समान कार्यों के लिए यूनिवैक जो है कंप्यूटर का निर्माण कब हुआ? तो 1954 में हुआ था। तो 1954 में यूनिवैक तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर जो है का निर्माण 1954 में हुआ था। तो इसको GEC में जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ने इसका जो है विकास किया था। तो विश्व का पहला वाणिज्यिक उपयोग और अन्य समान कार्यों के लिए यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर का निर्माण 1954 में किया गया, जिसको GEC जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ने किया था। तो ये भी याद रखना है। इसके अलावा जो 1917 में इंटेल कंपनी द्वारा दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 का विकास किया तथा इसके छोटे छोटे आकार के कंप्यूटर का निर्माण संभव हुआ, जिसे माइक्रो कंप्यूटर भी कहा जाता। तो याद रखना 1917 में कौन सी कंपनी? इंटेल कंपनी द्वारा दुनिया का पहला जो माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 का जो है विकास किया
और इससे छोटे छोटे आकार के कंप्यूटर का निर्माण संभव हुआ, जिसे माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। और 1977 में प्रथम व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर का निर्माण किया गया, इसको एप्पल सेकंड के नाम से भी जाना जाता है। तो 1977 में प्रथम व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर का निर्माण किया गया, जिसे एप्पल सेकंड के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है हम लोगों का पहला पार्ट था। इसके आगे हम लोग कंप्यूटर की पीढ़ी से बात करेंगे और वो हमारा जो है दूसरा एपिसोड रहेगा। तो ऐसे ही यदि आप जो है इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ध्यान रहे बेल आइकन दबा दें, जिससे मेरे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। और ये जो है आपके आने वाले जो भी यूपी SSSC के एग्जाम है, जिसमें 15 सवाल जो कंप्यूटर के आते हैं, 15 में से 15 सवाल आपको यहीं से मिलेंगे यदि आपने जो है सारे सीरीज को फॉलो किया। अगले एपिसोड में उपस्थित रहूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।